दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने IITF 16949 2016 की वीडियो का पहला पार्ट देख लिया है तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जरूर देखें, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है और अगर आप उस पार्ट को पूरा देखेंगे तभी आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और IITF 16949 2016 जो स्टैंडर्ड है इसे कंप्लीटली समझते हैं। तो अब 8th क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑपरेशंस। ये बहुत ही बड़ा क्लॉज है, काफ़ी बड़ा क्लॉज है IITF का, और एक मेन क्लॉज है, मतलब कि सारे के सारे क्लॉज एक तरफ और ये 8th क्लॉज एक तरफ, इतने सारे सब क्लॉजेज हैं इसमें। तो आप ध्यान से देखना इस क्लॉज को। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आती है 8.1 में ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल ISO 9001 2015 से लिया गया है। तो इसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है प्रोसेसेस को। किस तरीके से, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करनी है रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो कि वो बनाते हैं, जो कि वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो स्टैब्लिश करेंगे क्राइटेरिया को, किस चीज़ के लिए, द प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, उन प्रोसेसेस को स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन सर्विसेज, जो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसे डिफाइन करेंगे कि किस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट हमारा कंफर्म होगा, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट होगा, वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से हमें चाहिए होंगे। अगर हमें कंफर्मिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में तो हमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे वो डिफाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल को, कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो कैसे कंट्रोल होंगी अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया, मतलब कि जो हमारा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए हमारी प्रोसेस में क्या क्या कंट्रोल आनी चाहिए वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे और रिटेन करके रखेंगे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है। किस लिए करेंगे, किस लिए ज़रूरी है वो, टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस हैव बीन कैरिड आउट एज प्लान, मतलब कि जो हमारी प्रोसेस है उस पर हमें कॉन्फिडेंस रहे कि जैसा हमने प्लान बनाया है उसी के तहत वो चल रही हैं। क्यों, हम कब कॉन्फिडेंस में आएंगे, जब हमने उसका कोई प्रोसीजर बना रखा होगा, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बना रखी होगी और उससे फिर हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोसेस वैसे ही चल रहा है या नहीं। और दूसरी बात, हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को, कि वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें निकल के आती है हमारी ये 8.1.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल सप्लीमेंटल। वही क्लॉज है हमारा सेम, बस ये IITF की रिक्वायरमेंट इसमें दे रखी है। तो IITF ने इसमें क्या एड ऑन किया है, तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्ट रियलाइजेशन की तो हम फॉलोइंग टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हम कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट उसकी क्या क्या है, कि कैसे उसे प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से हमें शिप करेंगे उसे, वो सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, कि हम उसके लिए फिजिबल है या नहीं है, हमारी क्षमता है क्या, हम उसे बना सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा उसमें, ठीक है, तो वो उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो इस तरीके से सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट थी ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की। अब इसमें नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आती है हमारी वो आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, मतलब कि जो भी हमारा कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी नए पार्ट के लिए, जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए, तो उस डाटा को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसे पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर NPD, प्रोसीजर फॉर FMEA, प्रोसीजर फॉर PPAP। तो अब नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा निकल के आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें सब क्लॉज है हमारा कस्टमर कम्युनिकेशन। तो रिक्वायरमेंट कैसे हमें मिलेगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, कस्टमर कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू हमें मिलनी चाहिए।
जो भी इंक्वायरी हैंडलिंग कर रहे हैं हम, कोई नई इंक्वायरी है या पुरानी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर ऑर्डर्स हैं, इंक्लूडिंग चेंजेस, कुछ चेंजेस भी अगर होते हैं तो वो सभी हमें कम्युनिकेट होना चाहिए। उसके बाद ऑब्टेनिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को हम लेंगे, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका फीडबैक है, ठीक है। हम कस्टमर कंप्लेंट्स को भी लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें रिक्वायरमेंट्स का पता लगेगा कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उसके अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे। इसी के साथ हैंडलिंग और कंट्रोलिंग कस्टमर प्रॉपर्टी, कस्टमर की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से हमें हैंडल करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है, उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद स्टैब्लिशिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर कंटिजेंसी एक्शन, अगर कोई कंटिजेंसी एक्शन चाहिए उसके लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है वो आता है कस्टमर कम्युनिकेशन सप्लीमेंटेड। तो सप्लीमेंटेड है तो इसमें एड ऑन किया है आईडीएफ ने। तो इसमें क्या एड ऑन किया उन्होंने, जो भी कम्युनिकेशन हमारा कस्टमर से होगा रिटर्न या वर्बल, वो कस्टमर की एग्रीड लैंग्वेज में होगा। अगर कस्टमर हमारा जैपनीज है, वो चाहता है कि जैपनीज में ही मुझसे कम्युनिकेट किया जाए, तो जैपनीज में ही उससे कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अगर स्पेनिश है तो स्पेनिश में किया जाना चाहिए। अगर वो जर्मन है तो जर्मनी की भाषा में किया जाना चाहिए, मतलब कि उसकी लोकल लैंग्वेज या फिर जो भी एग्रीड लैंग्वेज है उसी में उससे हम कम्युनिकेशन करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जब भी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करेंगे तो हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स को, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और हम कंसिडर करेंगे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो नेसेसरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। और इसी को ध्यान में रख के हम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लेम कर दे कि जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज हम आपको देंगे उसमें आपके रिक्वायरमेंट को हम मीट करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वही सेम क्लॉज है पर वो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, तो आईटीएफ में आ जाती है। तो आईटीएफ ने इसमें क्या ऐड किया है, वो कहता है जो ISO 9001 की जो 8.2.2 में रिक्वायरमेंट दी गई है ऊपर, वो तो हमें फॉलो करनी ही करनी है, पर इसी के साथ में हमें सारी की सारी गवर्नमेंट की एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन रिलेटेड है वो भी फुलफिल करनी है, ठीक है। स्टोरेज, हैंडलिंग वगैरह, रिसाइकलिंग, एलिमिनेशन और डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो डिस्पोजल वगैरह, वो सब चीज़ हमें जो रिक्वायरमेंट है लीगल रिक्वायरमेंट वो सारी की सारी फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन के थ्रू जान ली, उन्हें डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हम उसका रिव्यू करेंगे। मतलब कि कस्टमर को कमिटमेंट करने से पहले, सप्लाई करने से पहले, उसके लिए काम करने से पहले हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की उसे रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें जो भी कस्टमर की स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो भी डिलीवरी से पहले की और डिलीवरी के बाद की सारी रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने नहीं भी कही है बट वो नेसेसरी है, हमें पता है कि वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसका, उसको भी हम फिर से रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करी है ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब जो हम खुद स्पेसिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, उनको भी रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी उनको रिव्यू करेंगे। और इसी के साथ कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है कस्टमर के साथ, उसको भी हम रिव्यू करेंगे। मतलब कि कुल मिला के ये है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से रिव्यू करना है। अगर कस्टमर हमें लिखित रूप में कोई भी रिक्वायरमेंट अपनी नहीं देता डॉक्यूमेंटेड तरीके से, तो हम हर चीज़ उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे। तो ये तो ISO की रिक्वायरमेंट है। इसी में IATF की भी सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है। तो IATF में इसमें क्या ऐड किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अपने साथ रखना है। कस्टमर के ऑथराइज्ड वेवर के रूप में वो हो सकता है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखित रूप में ले रखा है, उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिटेन करके रखनी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। अगर कस्टमर ने कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेजिग्नेट किया है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को उसे कंफर्म करना पड़ेगा कस्टमर से अप्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी।
तो इसमें क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे यूटिलाइज करनी है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब कि क्रॉस फंक्शनल टीम बैठेगी, वो सभी एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फीजिबल है या नहीं है इस प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। उस पर हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। कोई भी अगर नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है या फिर कुछ चेंज आता है प्रोडक्ट में, तो हमेशा ये प्रोसीजर फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें एडिशनली हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को रन करके देख सकते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं या फिर बेंचमार्किंग स्टडी कर सकते हैं कोई और अदर प्रोडक्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, कोई और अदर अप्रोप्रिएट मेथड अपना सकते हैं, मतलब कि हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी ही है हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए, या फिर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो उसके बारे में हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो है द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज एप्लीकेबल, मतलब कि जो भी कोई नया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं रिव्यू के, वो सभी हमें डॉक्यूमेंटेड रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चेंज टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट हो, उसमें चेंजेस आए। अगर कोई भी चेंज आता है किसी भी रिक्वायरमेंट में हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की, और उसके लिए जो पर्सन है रेलिवेंट पर्सन वो अवेयर हो, ठीक है, वो चेंज करे और उसे कम्युनिकेट करे जब भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। इसके लिए रिलेटेड प्रोसीजर हमारा आता है प्रोसीजर फॉर मार्केटिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट आती है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनता है तो एक प्रोसीजर बनाएंगे उसका, हम उसे स्टैब्लिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और मेंटेन करेंगे, जो कि प्रोसीजर हमारा होगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट का। प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारा कोई भी बनता है तो उसी प्रोसीजर के तहत हम उसे डेवलप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करें तो ये सेम ही क्लॉज है हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पर ये सप्लीमेंटल क्लॉज है तो आईटीएफ के अंडर आता है। तो इसमें आईटीएफ ने क्या एड ऑन किया है, जो रिक्वायरमेंट आईएसओ 9001 में 8.3.1 की है वो तो हमें फॉलो करनी ही है। उसके साथ ही हमें फोकस करना है एरर प्रिवेंशन पे रेदर देन डिटेक्शन, मतलब कि हम डिटेक्शन पे काम नहीं करेंगे कि हमारा रिजेक्शन बन गई फिर हमने उसे पकड़ लिया, हमें जनरेशन पॉइंट पे ही काम करना है, हमको एरर को प्रोड्यूस ही नहीं होने देना। और इसी के साथ ही साथ डिजाइन एंड डेवलपमेंट की जो हमारी प्रोसेस है उसे डॉक्यूमेंटेड रखना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। तो ये जो आईएसओ का क्लॉज है ये क्या कहता है, तो इसमें सारे के सारे स्टेप्स बता रखे हैं कि जो हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस में काम होगा, कहाँ कहाँ कंट्रोल्स हमें लगाने हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले तो नेचर के बारे में पता करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है, कितनी ड्यूरेशन में बन सकता है, वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। उसके बाद हम स्टेजेस को डिफाइन करेंगे कि ये कौन कौन सी स्टेजेस से बनेगा। उसके बाद हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एक्टिविटी करेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट के डिजाइन को वैलिडेट करेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज को बांटेंगे कि कौन कौन बंदा इसमें क्या क्या काम करेगा। उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमें रिसोर्सेज की नीड होगी उन्हें डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी इसमें एक्सटर्नली और इंटरनली। उसके बाद जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जिस जिस लेवल पे बंदे काम कर रहे हैं उनमें कंट्रोल किस तरीके से बांटा जाएगा। उसके बाद अगर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में कस्टमर की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी हेल्प इसमें हम लेंगे। जो भी हम जिस भी लेवल के उसमें कंट्रोल्स डिफाइन कर रहे हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने कस्टमर के साथ और हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ। और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी जिससे कि हम कस्टमर को ये समझा सकें कि जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको मीट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमने ट्रायल्स करे हैं उनके टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास होने चाहिए, उनके मेजरमेंट रिजल्ट्स होने चाहिए कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें मीट कर पा रहे हैं। इसका हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आ जाता है प्रोसीजर फॉर एनपीडी। अगली रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो ये वही सेम रिक्वायरमेंट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की, पर ये सप्लीमेंटल क्लॉज है। तो आईटीएफ में इसमें क्या ऐड किया गया है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन एंड डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस होगी उसमें हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करेंगे, जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, पूरी सप्लाई चेन में सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उससे निकल के सामने आएगी। और फिर इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि APQP हो गया या फिर VDA का RGA हो गया, उस मेथडोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं।
और साथ ही में प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन एक्टिविटीज में हम DFM डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन फॉर असेंबली इन अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और अल्टरनेटिव एक्टिविटी का भी यूज कर सकते हैं। और रिस्क एनालिसिस में हम FME का यूज करेंगे, और हम डेवलपमेंट करेंगे और रिव्यू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क एनालिसिस का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे FME हो गया, प्रोसेस फ्लो हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट उसमें आती है प्रोडक्ट डिजाइन स्किल्स। तो प्रोडक्ट डिजाइन स्किल में क्या कहा गया है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कि जो भी हमारा बंदा काम कर रहा है प्रोडक्ट डिजाइन में, तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट डिजाइन की, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट हो, अच्छे से उसे जानकारी हो प्रोडक्ट डिजाइन की, उसे टूल्स वगैरह की, टेक्निक्स की जानकारी हो, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें यूज होते हैं डेवलप करने के लिए, उन सब की उसे प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। उन टूल्स को, टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये एक नई रिक्वायरमेंट है। इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकती है, इंटरनली या फिर आउटसोर्स से भी हेल्प ले सकती है। पर जो भी वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है इंस्पेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो वो जो है हमारा सॉफ्टवेयर, उसकी भी असेसमेंट होना जरूरी है। टाइमली बेसिस पे हम उसकी भी असेसमेंट करेंगे। जब भी हम इंटरनल ऑडिट का प्लान बनाएंगे तो उन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की असेसमेंट को भी हम स्कोप में जरूर डालेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है हमारी डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट बहुत हमें ज़रूरी है जब भी हम कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए इनपुट्स में, कि फंक्शन उसका क्या है, कैसी वो परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्मेंस हम उससे चाहते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी प्रीवियस सिमिलर डिज़ाइन या डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, ठीक है, वहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या उसके लिए फॉलो होती हैं, वहाँ से हमें इनपुट्स मिलेंगे। उसके बाद जो हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, जो हम स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड से उठाते हैं, वहाँ से हमें इनपुट मिलेंगी। उसके बाद जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर बनते हैं, जो कि फेलियर के परिणाम आते हैं, हमें प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता होते हैं, वहाँ से हमें कुछ इनपुट्स मिलेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए कि यहाँ पे हम फेल हो सकते हैं। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी हमें इनपुट मिलेंगे वो एकदम कंप्लीट होने चाहिए, एकदम स्पष्ट होने चाहिए। उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो रिव्यू करती है इनपुट्स के बारे में, अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनपुट्स मिले हैं उनको एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रूप में हम अपने पास रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो आती है प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट। ये IETF के अंडर है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के साथ बाउंड्री और इंटरफेस रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी और पैकेजिंग का हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट को, कैसे उसे ट्रेसेबल बनाएंगे, है ना, ट्रेसेबिलिटी मार्क वगैरह क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, हर चीज़ डिफाइन होगी हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट में। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स को कि कौन से डिज़ाइन को हम ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे रिस्क का, और रिस्क को हम मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिजिबिलिटी एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए टारगेट क्या होगा हमारा कन्फर्मिटी का, प्रिजर्वेशन कैसे होगा, रिलायबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, सर्विसेबिलिटी क्या करेंगे हम, हेल्थ के लिए कैसा है, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट टाइमिंग, कॉस्ट, हर चीज़ को हम इनपुट में कंसिडर करेंगे। और स्टेटूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी हम इनपुट में देखेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करे हमारा प्रोडक्ट। और अगर हम उस प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में शिप करना चाहते हैं तो वहाँ की जो लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या उन्हें तो वो वायलेट नहीं कर रहा है, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट में। और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट। तो प्रोसेस डिज़ाइन जब हम करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी।
प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट डाटा इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो कि आउटपुट डाटा प्रोडक्ट डिज़ाइन का होगा कि हमें ये डायमेंशन चाहिए, ये सरफेस फिनिश वगैरह चाहिए, तो वो किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमारी प्रोसेस डिज़ाइन करनी पड़ेगी, हमें उसी प्रोसेस से उसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है प्रोडक्टिविटी का, कि कैसी हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, प्रोसेस की कैपेबिलिटी कैसी चाहिए, टाइमिंग और कॉस्ट क्या है, कि ये ऐसा ना हो कि हम ऐसी प्रोसेस अपना लें जिसमें टाइम तो बहुत कम लगता है पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई लग रही है, तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि कॉस्ट भी हमारी मेंटेन रहे, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो उस तरीके से हमें प्रोसेस को फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, उन्हें चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो हम देखेंगे। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसमें और क्या क्या हम इनपुट्स डाल सकते हैं। उसके बाद न्यू मटेरियल तो नहीं है, न्यू है तो फिर उसका अवेलेबिलिटी क्या है, इस तरीके से हम इनपुट में लेंगे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन की इनपुट में। उसके बाद प्रोडक्ट की हैंडलिंग किस तरीके से होगी, एर्गोनॉमिक रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, ठीक है, कि हम अच्छे से उसे हैंडल कर पाएँ, तो वो कंसीडर करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फॉर असेंबली को कंसीडर करेंगे एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट। तो अब हम अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट कहती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम यूज़ करेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम को यूज़ करेंगे, फिर उसमें निकालेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, या फिर कोई कस्टमर ने डिफाइन करे हुए हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनकी स्पेशल टेक केयर करेंगे हम, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोसेस पे उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका ध्यान रखेंगे, उसके कंट्रोल्स को देखेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे उस पर, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोसेस है उसमें हीट ट्रीटमेंट हमारी क्रिटिकल प्रोसेस है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमारा मेंटेन होना ही चाहिए, तो उस पर हम काम करेंगे। और जो कस्टमर के अगर अप्रूवल लेने की हमें ज़रूरत है तो कस्टमर का अप्रूवल भी लेंगे उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि इस तरीके से हम उसे मेंटेन कर रहे हैं, उसकी अगर कोई सजेशंस हैं तो उन्हें अडॉप्ट करेंगे और इस तरीके से हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लॉज आता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हम कंट्रोल्स को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स जो हमें अचीव करने हैं वो हमें डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू करेंगे अपने रिजल्ट्स को कि हमने अपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है या नहीं। उसके साथ हम एक्टिविटीज़ को वेरीफाई करेंगे, कंट्रोल्स को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस हैं तो उन पे एक्शन लेंगे, उन्हें इम्प्रूव करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग क्या कहता है, तो जब भी किसी नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेशंस पे हमें मेजरमेंट करनी चाहिए, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए और एक रिपोर्ट या समरी बनानी चाहिए, ताकि वो समरी हमें एज अ एविडेंस हम डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी उसे रख पाएँ और कस्टमर अगर उसे मांगता है तो हम कस्टमर को भी उसे शो कर सकते हैं। तो जैसे कि उसमें इंक्लूड हो सकता है हमारा रिस्क एनालिसिस हमने किया, कॉस्ट का एनालिसिस किया, लीड टाइम देखा, क्रिटिकल पाथ्स देखे, या फिर कोई अदर मेजरमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। ये क्या कहती है, मतलब कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का जो हम वैलिडेशन करेंगे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के करेंगे, और जो हमारे इंडस्ट्री की जो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा कोई लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह है उन स्टैंडर्ड्स को, उन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के करेंगे। और जो टाइमिंग है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन की वो एज पर प्लान होनी चाहिए, ताकि कस्टमर का जो स्पेसिफाइड प्लान है उसी के अंडर वो हो जाए पास। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो है हमारी प्रोटोटाइप प्रोग्राम। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है प्रोटोटाइप प्रोग्राम की, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोटोटाइप प्रोग्राम बनाना चाहिए, कंट्रोल प्लान बनाना चाहिए प्रोटोटाइप के लिए, और प्रोटो पार्ट्स से बना के देने चाहिए। मतलब कि इनिशियल जो पार्ट्स होते हैं, सबसे शुरुआती हमारे जो सैंपल्स होते हैं उन्हें प्रोटो पार्ट्स बोलते हैं। तो उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम सेम फाइनल प्रोडक्ट बाद में देंगे उसी सेम टूलिंग से, उसी सेम मटेरियल से उसको बनाए प्रोटो पार्ट्स को, ठीक है। वो प्रोटो पार्ट्स ये दिखाने के लिए होते हैं कि कस्टमर को एक तरीके से भरोसा हो जाए कि हाँ हम वो जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनाएंगे और आगे जाके रिजल्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और उसमें सारी की सारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटीज़ टाइमली मॉनिटर होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए।
उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस। इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करे, इम्प्लीमेंट करे और मेंटेन करे प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल प्रोसेस को। जैसे कि हम पीपैप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, तो हम उसमें पार्ट बना के अपने एंड पे अपना प्रोडक्शन निकाल के एक पीपैप फाइल सबमिट कर देते हैं पहले कस्टमर को, ताकि वो हमें उस पर अप्रूवल दे दे कि शिपमेंट से पहले कि हाँ ठीक है, आपने जो ये रिजल्ट्स शेयर करे हैं ये ठीक है और एक्सेप्टेबल है, आप हमें सप्लाई दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर एक नए पार्ट के लिए प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करके रखना है और उसके रिकॉर्ड्स को रिटेन करके रखना है अपने पास। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे इंश्योर करना होता है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स जो हैं वो मीट करे इनपुट रिक्वायरमेंट को। ठीक है, जो भी हमारे इनपुट रिक्वायरमेंट है उनको मीट करे वो, और वो एडुकेट होनी चाहिए हमारी प्रोसेस के लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो उसे फुलफिल करे, और जो भी फाइनल उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर की उसी के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट्स निकलनी चाहिए, और वो जो आउटपुट्स हमारी होंगी उनकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को हम रिटेन करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट सप्लीमेंटल। वही सेम रिक्वायरमेंट है पर ये सप्लीमेंटल हो गई है, ये IETF के अंडर आ गई। तो IETF क्या कहता है, तो ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के आउटपुट होंगी वो इनपुट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में होंगी। किस तरीके से, डिज़ाइन रिस्क एनालिसिस FME हमारा आउटपुट के रूप में निकल के आएगा जो हमने FME किया है। रिलायबिलिटी स्टडी रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लगेंगे। उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन एरर प्रूफिंग निकल के आएगी, पैरामीटर्स वो निकल के आएंगे, 2D ड्राइंग हमारी जनरेट होगी, प्रोडक्ट डिज़ाइन के रिव्यू रिजल्ट्स आएंगे हमारे आउटपुट के रूप में, सर्विस डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस निकल के आएंगी, और रिपेयर एंड सर्विसेबिलिटी इंस्ट्रक्शंस निकल के आएंगी, और सर्विस पार्ट रिक्वायरमेंट्स निकल के आएंगी कि किस तरीके से हमें सर्विस पार्ट टाइमली उसमें चेंज करने होंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो उसकी लाइफ डिफाइन है वहाँ तक वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करे। और पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी इसमें आउटपुट में डाली गई हैं। जब भी हम शिप करते हैं प्रोडक्ट को तो पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स भी उसमें डिफाइन होनी चाहिए आउटपुट में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट में हमें क्या क्या मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स निकल के आएंगी, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे। प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स निकल के आएंगे जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसे कि कोई भी हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कितना कार्बन होना चाहिए, कितना कोबाल्ट होना चाहिए, कितना मैग्नीशियम होना चाहिए, कितना सिलिकॉन होना चाहिए, इस तरीके से उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वो चीज़ निकल के आएगी हमारे आउटपुट के रूप में। हमारी टूलिंग इक्विपमेंट्स कैसे होंगे, प्रोडक्शन के कंट्रोल्स कैसे होंगे, वो सब चीज़ें निकल के आएंगी। कैपेबिलिटी स्टडी निकल के आएगी इक्विपमेंट की और प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो कैसा होगा हमारा, ठीक है, लेआउट कैसा होगा, लिंकेज कैसा होगा प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस की टूलिंग कैसी होगी, वो सब निकल के आएंगी। कैपेसिटी एनालिसिस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस FME हो गया, मेंटेनेंस प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस हो गए, कंट्रोल प्लान निकल के आ गया, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस हमारी निकल के आएंगी। ठीक है, प्रोसेस अप्रूवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। इसी तरीके से डाटा फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मेजरेबिलिटी निकल के आएगा। उसके बाद मेथड क्या क्या हो सकते हैं, रैपिड डिटेक्शन के, फीडबैक के, करेक्शन के, ये सब चीज़ें हमें आउटपुट के रूप में निकल के आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। तो इसमें क्या बोला गया है, तो जब भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी पड़ेगी। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस क्या हुए हैं वो हमें रिटेन करना पड़ेगा। रिजल्ट ऑफ रिव्यू क्या है वो हमें इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। दी ऑथराइजेशन ऑफ चेंजेस क्या है वो रखनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। और जो एक्शन हमने लिए हैं एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, वो हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की हम बात करें तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा वही सेम क्लॉज है पर ये सप्लीमेंटेड क्लॉज है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस का। तो इसमें क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा जो भी डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं इनिशियल प्रोडक्ट को अप्रूव करने से पहले, वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन ने किए या फिर उसके सप्लायर ने कराए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे फिट, फॉर्म, फिनिश में, परफॉर्मेंस में, फंक्शन में, ड्यूरेबिलिटी में, वो सभी चीज़ों को इवेल्युएट करना पड़ेगा।
तो और वो जो चेंजेस हैं उन्हें वैलिडेट करना पड़ेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में कि उससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमारी, किसी चीज़ में हम पहले कोई बुश यूज़ कर रहे थे, वो हम पहले मेटल का यूज़ कर रहे थे, फिर हमने वो प्लास्टिक का यूज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज वहाँ पे कुछ ज़्यादा वियर टियर नहीं था और वो भी सेटिस्फैक्टरी वहाँ पे काम कर रहा है। पर वहाँ पे चेंजेस तो हुए ना, तो कस्टमर से हम वेवर के फॉर्म में कुछ अप्रूवल ले लेंगे उससे लिखित रूप में कि इसे अप्रूव कर दीजिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी रिक्वायरमेंट में। इस तरीके से हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस होते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल का उसमें रिवीजन आया है, वो हमारे चेंज रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। तो इससे जो रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो होता है हमारा प्रोसीजर फॉर FMEA, प्रोसीजर फॉर PPAP, प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या कहती हैं? तो अगर कोई भी हमारा पार्ट है जो हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से डायरेक्ट हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं, मतलब कि या तो वही हमारा सप्लायर डायरेक्ट हमारे कस्टमर को दे देता है या फिर हमारे थ्रू वो चीज़ जाती है, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर उसकी कुछ क्वालिटी में फ़र्क आता है, कुछ दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी हमारे ऊपर वो अथॉरिटी है कि हम उसे डायरेक्ट शिप करने के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले आप हमें देंगे, हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम उसे फर्दर शिप करेंगे। तो इस तरीके के जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर नेक्स्ट इसी में हमारी सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है IETF की। तो वो क्या कहती हैं? मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, वो उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। उससे जो भी कस्टमर पे इफेक्ट पड़ सकता है उसकी सब असेंबली पे या असेंबली पे किसी भी चीज़ पे, तो उस एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिवर्क के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, हर चीज़ के लिए उसे अपने स्कोप में डालना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट है इसकी कैलिब्रेशन, रिवर्क, सॉर्टिंग हर चीज़ हम करवाएंगे अगर कोई भी इश्यू उसमें आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लॉज आता है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? इसमें कहा गया है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक डॉक्यूमेंटेड सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर बनाना है अपना, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होगा कि वो असेसमेंट करेगा जब भी सिलेक्ट करेगा सप्लायर को कि रिस्क इसमें क्या रहेगा प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी का, ठीक है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ये देगा या नहीं देगा। उसके बाद रेलिवेंट क्वालिटी डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसकी। उसके बाद इवेल्यूशन करना पड़ेगा सप्लायर की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कि वहाँ पे QMS किस तरीके से मेंटेन है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है। उसके बाद असेसमेंट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी का, अगर वो ऐसा भी कुछ करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को भी असेस करना पड़ेगा। उसके बाद अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरीके से आ सकते हैं कि उसका हम ये देखेंगे वो कितना वॉल्यूम बना सकता है, किस तरह की उसके पास मशीनरी है, किस तरह का उसका प्रोडक्ट किस तरह का है, किस तरह की वो रेंज है उसके पास, कितने आदमी हैं काम करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका, उसकी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है वो किस तरह की है, और जो वो कस्टमर को सर्विस देता है वो किस तरह की प्रोवाइड करता है, उन सब की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कस्टमर डायरेक्टेड सोर्स, ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड बाय। जो भी कस्टमर डायरेक्टेड सोर्स होता है जिसे कि हम डायरेक्टेड बाय भी बोलते हैं, मतलब कि जो कस्टमर है वो हमें डायरेक्शन देता है कि आपको जो मटेरियल लेना है, जो रॉ मटेरियल लेना है या फिर जो चाइल्ड पार्ट लेने हैं वो इसी सोर्स से लेने हैं, क्योंकि वो उसका फेथफुल सोर्स होता है, उसे उस पर विश्वास होता है कि ये जो प्रोडक्ट आपको देगा वो सही देगा और उसी से आप मेरे को असेंबली करके या फिर प्रोडक्ट बना के आप दोगे। तो मतलब कि अगर कस्टमर बोलता है कि ये हमारा डायरेक्टेड सोर्स है, आप इसी से सप्लाई लें, इसी से रॉ मटेरियल लें, तो आपको उसी से लेना पड़ेगा। अगर आप उससे नहीं लेते हैं तो फिर वो कस्टमर से आपका एग्रीमेंट कुछ साइन हो सकता है कि आप या तो ऐसी ही स्पेसिफिकेशन का कुछ मटेरियल ले लें, भले दूसरा बंदे से ले लें, पर वो अपनी सत्यता पे, इंटीग्रिटी पे खड़ा उतरना चाहिए। तो मतलब कि जो भी कस्टमर ने डायरेक्शन दिए कि जो डायरेक्टेड सोर्स हमें बताया है कि भैया इसी से माल लेना है, तो उसी से आपको माल लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं लेते हैं आप या फिर कुछ और कंडीशन आती है तो उसके लिए
आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कस्टमर के साथ लिखित रूप में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी आती है निकल के, वो है टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, कि भैया किस टाइप का कंट्रोल हो सकता है हमारा। तो इस रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया है कि जो भी हमारा एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का सोर्स होगा, तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर हम कैसे कंट्रोल देखेंगे। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसकी प्रोसेस है वो कंट्रोल के अंदर है, जो उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो उस तरीके से काम करता है कि जो हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देगा वो एज पर स्पेसिफिकेशन देगा, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देगा, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, उसे वो टाइमली चेक करते रहेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर की सप्लाई को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज निकल के आता है वो भी यही सेम क्लॉज है, ये सप्लीमेंटल क्लॉज आता है, तो IETF के अंडर है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट एड ऑन की गई है, मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसमें कहा गया है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। जो भी हमारा आउटसोर्स सप्लायर है जो कि हमें मटेरियल देता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देता है, उसे हमें वेरीफाई करना है उसकी कंफर्मिटी को, ठीक है, कि हमारी उसके ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो और हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो एज वेल एज। और जो प्रोसेस है उसमें क्राइटेरिया आता है एक्शन का कि हमें इसके एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल को बढ़ाना है या घटाना है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है लगातार तो हम उस पर थोड़ी रियायत भी बरत सकते हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा इंस्पेक्शन ना करें। और अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है तो उसे डेवलप करना पड़ेगा, हमें उसे अच्छा करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो आती है हमारी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कह रही है यहाँ पे, मतलब कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनानी पड़ेगी ये इंश्योर करने के लिए कि जो हम परचेज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। जिस कंट्री में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पे भी, या फिर जहाँ पे हम शिप कर रहे हैं उसे, वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी वो फुलफिल कर रही है, उनके लीगल रिक्वायरमेंट्स को वायलेट ना करें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर हमारा कस्टमर हमें डिफाइन करता है कुछ कंट्रोल्स, स्पेशल कंट्रोल्स उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को काउंटर चेक करने के लिए, तो वो कंट्रोल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अपने यहाँ पर भी, या फिर हम जो सप्लायर से मटेरियल लेते हैं वहाँ से ही वो लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो हम कस्टमर द्वारा डायरेक्टेड स्पेशल कंट्रोल से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, कि जो सप्लायर के यहाँ पे हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसे कैसे डेवलप करेंगे हम। तो सबसे पहले तो उसके यहाँ पे ऑडिट करेंगे, सेकंड पार्टी ऑडिट हम खुद करेंगे। ISO 9001 का जो स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे वो फुलफिल करें। उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराए, उसका सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। एक रिकॉग्नाइज जो हमारी एजेंसीज होती हैं IAF और MLA से, तो वो हमारी सर्टिफिकेट ले, तो उन सर्टिफाइड एजेंसीज से उसे सर्टिफिकेशन मिला होना चाहिए। और जब ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद उसके पास IATF का भी जो 1694/2016 है उसका भी सर्टिफिकेशन वो लेने की कोशिश करे। उसके लिए हम उसके पास सेकंड पार्टी ऑडिट करेंगे, वहाँ जाके ऑडिट करेंगे कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। उसके बाद उसके पास वही रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज से उसका भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस तरीके से हम उसे प्रमोट करेंगे और उसके यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी जो आती है वो है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये IETF रिक्वायरमेंट हमारी। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सप्लायर्स को ये कहना है कि भैया जो भी आप प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल हमारा सप्लायर है जो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ हमें कोई भी मशीनरी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका वो सेल्फ असेसमेंट करेगा अपने एंड पे, ठीक है। और वो जो सेल्फ असेसमेंट की रिपोर्ट है वो अपने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के रूप में अपने पास रखे। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है सप्लायर मॉनिटरिंग। तो ये जो IETF की रिक्वायरमेंट है ये क्या कहती है,
इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाना है जिससे कि वो अपने सप्लायर को इवेल्युएट कर सके कि वो कहाँ पर है, क्या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो उसकी जो डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, और कन्फर्मिटी ऑफ पार्ट कैसी है, कितने वो ओके पार्ट हमें देता है, कितना मतलब उसका पीपीएम चल रहा है, कितनी रिजेक्शन आ रही है, उस हिसाब से हम उसे मॉनिटर करेंगे। और साथ ही में उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है कि वो किस तरीके से हमें सप्लाई देता है, ठीक है, डिलीवरी शेड्यूल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रीमियम फेट्स, मतलब कि जैसे कभी कभार शॉर्टेज पड़ जाती है हमारे पास, तो हम बोलते हैं कैसे भी करके भैया जल्दी से हमें माल चाहिए ही चाहिए, तो वो बाय रोड ना करके फिर बाय एयर भेजता है, ठीक है। तो वो कितनी बार ऐसा मौका लगा है कि उसे अपना प्रीमियम फेट भरना पड़ा हो। तो इस तरीके से हम उसे इवेल्युएट करेंगे। और साथ ही में अगर कोई स्पेशल स्टेटस है कस्टमर का नोटिफिकेशन से रिलेटेड की क्वालिटी हमारी इस तरीके से होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो डिलीवरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डीलर के जो हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं, फिर वारंटी और फील्ड फेलियर वगैरह आ रहा है, तो उसमें जो उसका सप्लाइड प्रोडक्ट है उसकी वजह से अगर कोई कमी आई है तो उससे हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारे सप्लायर का मटेरियल कितना अच्छा है, कितना उसकी क्वालिटी बढ़िया है, कितना हमारा जो सप्लायर है वो रैंक कहाँ पे करता है, लोअर रैंक पे या फिर हायर रैंक पे, इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है सेकंड पार्टी ऑडिट्स। तो सेकंड पार्टी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कस्टमर हमारा होता है, जैसे कि हम फर्स्ट पार्टी हो गए और जो हमारा कस्टमर है वो हमारी सेकंड पार्टी है, और जो हमारा सप्लायर है उसके लिए हम उसकी सेकंड पार्टी है, ठीक है। तो इस सेकंड पार्टी ऑडिट रिक्वायरमेंट में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक प्लान बनाना पड़ेगा अपनी सेकंड पार्टी ऑडिट का, कि सप्लायर के पास वो जाएं और सेकंड पार्टी ऑडिट करें। उसमें वो क्या क्या असेस करेंगे, उसमें सप्लायर का रिस्क असेसमेंट करेंगे, सप्लायर की मॉनिटरिंग करेंगे, क्या उसकी रैंकिंग मिल रही है डिलीवरी में, क्वालिटी में, ठीक है। उसके बाद सप्लायर का क्यूएमएस डेवलपमेंट करवाएंगे कि उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, उसकी ऑडिट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की ऑडिट करेंगे, उसकी प्रोसेस की ऑडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ मापदंड है जिससे हम की सेकंड पार्टी ऑडिट अपनी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो है अपनी सप्लायर डेवलपमेंट। तो सप्लायर डेवलपमेंट में क्या कहा गया है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, प्रायोरिटाइज बेस पे ये देखना है कि कौन सा जो हमारा सप्लायर है वो किस लेवल पे है। तो जो सबसे नीचे वाला सप्लायर हमारा होगा वो सप्लायर होगा, उसे हम डेवलप करेंगे। उस सप्लायर डेवलपमेंट में हम हमारा इनपुट क्या होगा, जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं ऑडिट में, जो हमने उसके पास ऑडिट करी है, सेकंड पार्टी ऑडिट करी है, जो उसमें फाइंडिंग्स निकली हैं उनको हम करेक्ट करवाएंगे, उन पे इम्प्रूवमेंट चाहेंगे। और जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है उसे मॉनिटर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उसने ले रखा है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो उसे रिन्यू करा रहा है, क्या उसने सर्विलेंस ऑडिट कराई है, तो फिर वो कहाँ किस हद तक उसने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। फिर रिस्क एनालिसिस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारा सप्लायर रिजॉल्व करे और अपने आप को अपग्रेड करे। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी आती है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट आईएसओ की है ये क्या कहती है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर को अपनी रिक्वायरमेंट्स देगी इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या क्या इन्फॉर्म करेंगे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो हमारे लिए बनाता है उससे रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन उसे देंगे, ठीक है। जो मेथड हम चाहते हैं कि जिस मेथड से वो बनाए, फिर जो प्रोसेस है वो एक इस तरह की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस हमें चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटेंस है उसके लिए कैसा बंदा होना चाहिए काम करने के लिए वो हम इन्फॉर्म करेंगे उसे। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोवाइडर से इंटरेक्शन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे, क्वालिटी टीम, ऑडिट्स वगैरह करके, और हम उससे ये भी बोलेंगे कि तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए हम भी आ सकते हैं, और साथ में हमारा जो कस्टमर है वो भी तुम्हारे यहाँ पे आ सकता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देंगे ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से काम करे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यही सेम रिक्वायरमेंट है पर ये सप्लीमेंटल क्लॉज है, तो आईएटीएफ के अंडर आ गया। तो आईएटीएफ में इसमें क्या एड ऑन किया है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्मेशन देगी लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो साथ साथ में फुलफिल करे, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, उसके बारे में उसे कम्युनिकेट करेगी ताकि वो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर आते हैं वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर परचेज, प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। तो इसमें जो हमारा सब क्लॉज बना है वो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन।
तो ये क्लॉज क्या कहता है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जिससे कि प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन में कंट्रोल्ड कंडीशन बनी रहे, मतलब हमारी कि पूरा का पूरा हमारी प्रोसेस पे, हमारे प्रोडक्ट पे हमारा कंट्रोल हो। तो इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की, उनकी कन्फर्मिटी के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ में जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनकी नोटिंग होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी सुटेबल मॉनिटरिंग या मेजरिंग डिवाइस वहाँ पे होना चाहिए वो हम इम्प्लीमेंट करें अपने प्लांट में। उसके बाद जो भी सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट चाहिए हमें ऑपरेशंस के लिए वो मेंटेन होना चाहिए। साथ ही में जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए जितनी कॉम्पिटेंसी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और टाइम टाइम पे हम प्रोसेस को वैलिडेट करते रहेंगे, वेरीफाई करते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसी चीज़ों को जिससे कि ह्यूमन एरर कम से कम हो। और साथ ही में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो भी हमारी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ हैं और जो प्री डिलीवरी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हम अपनी सारी की सारी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे, भले ही वो प्री डिलीवरी की हो या फिर पोस्ट डिलीवरी की हो, सब पे हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर पीपीसी एंड प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, दोनों साथ में मिलकर इसमें काम करेंगे इस प्रोसीजर से। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान जो रिक्वायरमेंट है आईटीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या कहती है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक कंट्रोल प्लान डेवलप करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है अपनी प्रोसेस के लिए। अगर कंट्रोल प्लान से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं कंट्रोल प्लान के बारे में जो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या कहती है, जो कंट्रोल प्लान हमारा है जो भी प्री लॉन्च का होगा या फिर जो प्रोडक्शन का होगा कंट्रोल प्लान, उसमें पीएफटी जो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है और जो एफएमई होता है उसमें लिंकेज दिखना चाहिए। इस तरह का हमारा कंट्रोल प्लान चाहिए और एज पर एनेक्शर ए होना चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसमें एनेक्शर ए दे रखा होता है जिसमें कि कंट्रोल प्लान के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से कंट्रोल प्लान बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो वही एलिमेंट यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो इसके बाद कंट्रोल प्लान के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। जो कंट्रोल प्लान हमारी प्रोसेस का होना चाहिए जिससे कि हम अपनी प्रोसेस पे कंट्रोल ला सकें, अपने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी एज वेल एज अपने प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी। तो फर्स्ट ऑफ लास्ट ऑफ हम वैलिडेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का, और साथ ही में उसमें मॉनिटर किस तरीके से करना है, हमें मेजरिंग कैसे करनी है, क्या फ्रिक्वेंसी होगी चेक करने के लिए, सब कुछ डिफाइन होता है उसमें। और साथ ही में अगर कोई कंप्लेंट आती है हमारी या फिर कोई हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शन निकालते हैं, उसमें अगर रिवाइज करने की ज़रूरत है हमारे कंट्रोल प्लान को तो हम रिवाइज भी करेंगे। साथ ही में जो एफएमई होता है वो लिंक होता है इससे, तो लिंक अगर एफएमई को रिवाइज करने की ज़रूरत है तो फिर हम फिर से रिस्क असेसमेंट करेंगे कि वो रिस्क कैसे मतलब छूट गया। तो ऐसा कुछ उसमें एड ऑन अगर करना है तो हमें कंट्रोल प्लान और एफएमई दोनों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही कंट्रोल प्लान के बारे में होता है। अगर कंट्रोल प्लान के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है स्टैंडर्डाइज वर्क ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है हमारी, तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस एज अ डॉक्यूमेंट बनाने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कम्युनिकेट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट्स में उन वर्कर्स को जो कि मशीनरी वगैरह चला रहे हैं, जिसके बारे में वर्क स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं। और वो जहाँ पे भी हमने लगा रखे होंगे तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो पढ़ने में आए अच्छे से और उसी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि वहाँ के वर्कर उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और साथ ही में वो असेसेबल होना चाहिए डेजिग्नेटेड वर्क एरिया में, मतलब ये नहीं कि बहुत दूर हमने लगा दिया, उसी वर्क एरिया के आसपास होना चाहिए कि वो तुरंत हमें मिल जाए, तुरंत हम देख लें उसमें जो भी वर्क इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं ऑपरेटर के लिए वो उन्हें पढ़ सकें अच्छे से। और उसमें हमारे ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए भी दिशा निर्देश होने चाहिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट उसमें निकल के आती है वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप्स। अब ये क्या है, तो इस रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया है, जो भी जॉब सेटअप होगा, कोई हमारा चेंज ओवर होगा लाइन में, तो उसमें हम सबसे पहला पीस अपना चेक करेंगे अच्छे से, जो भी उसका इंस्पेक्शन मेथड है उससे वेरीफाई करेंगे उसे, और वो जो हमने जॉब सेटअप किया है उसे हम एज अ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे उसका रिकॉर्ड, ठीक है। फिर हम परफॉर्म करेंगे उस पर फर्स्ट ऑफ और लास्ट ऑफ की पहला पीस कैसा निकला था उसकी रीडिंग्स क्या थी और लास्ट पीस कैसा निकला था उसकी रीडिंग क्या थी, उससे हम वैलिडेट करेंगे। और हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। और जो भी हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स जो बनाएंगे उन रिपोर्ट्स को हम अपने पास रिटेन रखेंगे एज अ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी कभी प्लान्ड या अनप्लान्ड शटडाउन के बाद कोई मशीन चलाई जाती है तो उसमें एक प्रोसीजर हम बनाएंगे कि किस तरीके से उस पर हमें पार्ट्स को चेक करना है जब हम पहले प्रोडक्शन निकालेंगे आफ्टर शटडाउन। तो कई जगह कुछ हमने रूल्स बना रखे होते हैं, कुछ प्रोसीजर बना रखे होते हैं कि पहले हम पहला पार्ट चेक करेंगे, अगर वो ओके निकलता है तो फिर अगले 3 पार्ट चेक करेंगे, वो ओके निकलते हैं तो अगले 30 पार्ट चेक करेंगे, ऐसे भी होता है। और वो अपने क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा हमें करना है जब भी हम शटडाउन के बाद अपनी मशीनरी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रिलेटेड प्रोसीजर हमारा आता है रिलेटेड प्रोसीजर आता है प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी आती है वो आती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो जिसे कि हम TPM के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, जो IATF का ये क्लॉज है ये क्या कहता है। वैसे जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है उसका हमारा ये मतलब होता है कि हम प्रोडक्टिव काम करें, हमेशा कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि लॉस हो, मतलब कि डिफेक्ट्स को हमें जीरो करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रोसेस के इक्विपमेंट्स को कि वो कितना हमारा प्रोडक्शन सेटिस्फैक्टरली निकाल सकता है, वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स की उनमें जरूरत पड़ती है तो वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट, उन सबको हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि वो सही वर्किंग कंडीशन में रहें। और जो पैकेजिंग वगैरह हम करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं इक्विपमेंट्स का, टूलिंग का, गेजिंग का, वो अच्छी तरीके से करेंगे ताकि वो डिके ना हो, खराब ना हो। और इसमें अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसे भी हम फुलफिल करेंगे। तो बेसिकली TPM में यही होता है। और TPM के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है TPM के बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले पेज पे TPM की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे, उसे मेंटेन करके रखेंगे। जैसे कि हम मॉनिटर करेंगे OEE को, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को, MTBF हो गया हमारा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर। ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें हम इनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, इनको टाइमली हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो भी मेंटेनेंस प्लान है हमारा उसको रिव्यू करेंगे टाइमली, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेथड्स को फॉलो करेंगे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो ये सब इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी निकल के आती है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट, इंस्पेक्शन टूलिंग एंड इक्विपमेंट। तो ये जो हमारा क्लॉज है IATF का, ये क्या कहता है, तो इसमें मैनेजमेंट की बात हो रही है कि हमारी जो प्रोडक्शन टूलिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट, इंस्पेक्शन टूलिंग या इक्विपमेंट वगैरह है, उनके मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो उनके मेंटेनेंस, रिपेयर फैसिलिटी के लिए हमारे पास बंदे होने चाहिए कि जो उनका रख रखाव करें अच्छे तरीके से, उनको स्टोर करें, वहाँ से इशू वगैरह करें। मतलब कि एक कोई डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए जो कि ये सब चीज़ें देखें। और उसके बाद अगर कोई टूल में चेंज होता है, कोई मॉडिफिकेशन होता है हमारे इक्विपमेंट में, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट रिवाइज होना चाहिए और कौन सा इंजीनियरिंग लेवल है वो डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए हर एक टूलिंग पे, ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर दे देते हैं, हमें सेट नंबर दे देते हैं, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कुछ खराब हो जाता है तो उसका प्रॉपर रिपेयर होना चाहिए, अगर रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो डिस्पोजल कर देना चाहिए उसको। और उस एरिया के लिए ओनरशिप देनी पड़ेगी, किसी बंदे को डिप्यूट करना पड़ेगा हमको, और एक लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन टूलिंग वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग IATF की रिक्वायरमेंट है। ये क्या कहती है, तो ये रिक्वायरमेंट कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है कि जो अगर कोई डिमांड आती है कस्टमर की तरफ से, कोई भी ऑर्डर्स हैं उसके, तो इस तरीके से हम प्लान करें कि जस्ट इन टाइम हर चीज़ टाइमली हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, हमारे पास रेलिवेंट प्लानिंग होनी चाहिए किसको लेके, हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद सप्लायर जो हमारी डिलीवरी देते हैं वो ऑन टाइम डिलीवरी दें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर उसके बाद लीड टाइम क्या लग रहा है, इन्वेंट्री लेवल हम क्या रखते हैं मेंटेन करके, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसा है हमारे यहाँ पे, और कैलिब्रेशन वगैरह का स्टेटस क्या है अपने इक्विपमेंट्स वगैरह का। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन होगी तो हम जस्ट इन टाइम में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और उसके ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वही प्रोडक्शन फॉर PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी निकल के आती है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। तो ये ISO रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, तो आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो यही कह रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को
ऐसा सुटेबल आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करना है कि मतलब जो भी हमारी आउटपुट निकलेगी हमारे प्रोडक्शन की, तो हम उसे एक कोई बार कोड दे देंगे, कोई ऐसा कोड दे देंगे या फिर कुछ ऐसा यूनिक नंबर दे देंगे जिसका कोई सीरीज हो, जिससे कि हम आगे जाके अपनी आइटम को ट्रेस कर सकें। अगर वो फील्ड में जाती है, उसमें कोई फेलियर वगैरह होता है तो वो फिर हेल्प होती है। हमारे पास रिकॉर्ड्स उसके रिटेन होने चाहिए कि कौन सी तारीख में कौन सी चीज़ बनी थी और वहाँ की उस डेट की रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या वहाँ उस दिन कमी आई थी। तो इससे ट्रेस करने में, डायग्नोस करने में ईजी होता है अगर कोई डिफेक्ट आता है। तो इस तरीके से हम ट्रेसिबिलिटी को मेंटेन करेंगे, एक सिस्टम डेवलप करेंगे अपने यहाँ पे, ताकि सारे के सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं कस्टमर के पास वो आइडेंटिफाइड हों और ट्रेसेबल हों। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो यही रिक्वायरमेंट है सेम, पर ये सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंटल इसमें क्या दिया है IETF ने, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी यही कह रही है कि आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी के प्रोसेस को फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन को। किस तरीके से करना है कि उसे आइडेंटिफाई करनी है अपनी नॉन कन्फर्मिंग और सस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उन्हें अलग कर लेना है, उन्हें सेग्रीगेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, जो हमारे पार्ट्स रेगुलेटरी जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है उसे फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। उसके बाद अपने पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखेंगे, भले वो इलेक्ट्रॉनिकली रखें या फिर हार्ड कॉपी में रखें, कि हमें पता होना चाहिए कि कितने हमारे ओके पार्ट्स हैं और कितने हमारे NG पार्ट्स हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहने का क्या फ़ायदा होता है, हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कस्टमर को कि मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है अगर ख़राब निकला है तो उसमें हमें सीरियलाइजेशन करनी है, कुछ सीरियल नंबर उसको देना है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए कि एक पार्ट का यही नंबर होगा और हम तुरंत बता सकें कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बारे में रिपोर्ट्स वगैरह निकल आए, जो हमने डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिटेन रखी है वो निकल के सामने आ जाए, जल्दी से रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो जाए। इसलिए हम ट्रेसिबिलिटी के इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफाई करा है हमारे कस्टमर ने कि इस तरीके से आप सीरियल बनाइए, या फिर कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स हमारे लिए आते हैं कि इस तरीके से आप ट्रेसिबिलिटी को फॉलो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें फॉलो करनी है। और जो आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है इसे हमें बढ़ा के अपने एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स पे भी फॉलो करना है। अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट देते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू तो उस चीज़ में भी हमको ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट हमारी आती है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, तो ये रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि अगर हम कस्टमर के द्वारा दी गई या फिर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा दी गई कोई भी टूलिंग इक्विपमेंट किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे, उसे सेफ गार्ड कंडीशन में रखेंगे, उसका अच्छे से रख रखाव करेंगे, वर्किंग कंडीशन में उसे हम रखेंगे। अगर किसी कारणवश वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो उसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उस रीजन को हम अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर को और जो अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल आ सकता है, कंपोनेंट्स आ सकते हैं, टूलिंग आ सकती है, इक्विपमेंट आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मटेरियल में कई जगह ऐसे होता है कि जो कस्टमर होता है वो खुद का रॉ मटेरियल देता है और उसका मटेरियल फिर बनवाता है, ठीक है। तो उसमें अगर हमारा मटेरियल ख़राब होता है या शॉर्ट होता है या कुछ भी होता है, उसमें डैमेज वगैरह होता है, तो उसको हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर से या फिर अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर से। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में क्या कहा गया है, तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमने आउटपुट निकाल ली तो हम किस तरीके से उसका रख रखाव रखें कि वो कंफर्मिटी कंडीशन में हमारे पास रहे, कस्टमर के पास सही कंडीशन में पहुंचे, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन में हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ओके है, NG है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी हैंडलिंग हमें अच्छे से करनी है, कुछ मिलावट ना हो, उसमें कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से हम प्रिजर्वेशन करेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है, यही प्रिजर्वेशन है पर ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, तो IETF के अंडर आ गई है। तो इसमें IETF क्या कहता है, तो उसमें नोट में रिक्वायरमेंट बता रखी थी कि प्रिजर्वेशन में इस तरीके से करना है कि आइडेंटिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हैंडलिंग सही से होनी चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से होना चाहिए। तो वो तो रिक्वायरमेंट इसमें है ही। उसी के साथ ही हम प्रिजर्वेशन ऐसे करेंगे कि जो हम कस्टमर को मटेरियल दे रहे हैं तो जब तक कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता एज अ ओके मटेरियल, तब तक वो अच्छे से प्रिजर्व रहना चाहिए। इस तरीके से हम पैकेजिंग वगैरह, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करेंगे, तब तक की जिम्मेवारी हमारी ही होती है उसकी।
तो टाइमली हम अपने स्टॉक को भी चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि एफजी में हमारा मटेरियल पड़ा होता है फिनिश गुड एरिया में, और वो काफ़ी टाइम तक पड़ा होता है और पड़े पड़े भी वो डिके हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पैकेजिंग उसकी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम टाइमली उसे चेक करेंगे, अगर वो ख़राब होगी तो उसे सही ढंग से रखेंगे। और जो हर जगह ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए, जो सबसे बढ़िया सिस्टम होता है, अगर स्टोर्स में भी देखें या फिर डिस्पैच एरिया में देखें, तो हमें फीफो फॉलो करना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज़ पहले बनी है उसे हम पहले शिप करेंगे, जो बाद में बनी है उसे बाद में शिप करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो पहले बनी है उसे अगर हम बाद में शिप करेंगे तो वो बड़े बड़े ख़राब हो जाए इतने दिनों में। तो इसलिए फीफो को हम मेंटेन करके रखेंगे। और अगर कस्टमर की कोई स्पेशल हिदायत दी गई है कि इस तरीके से आप सिस्टम को फॉलो करें, तो हम उसको भी फॉलो करेंगे कि किस तरीके से पैकिंग करनी है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना है, लेबलिंग करनी है, तो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है? इसमें कहा गया है कि मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करनी है अपनी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़, और उनको कंसीडर करना है किस किस चीज़ों को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को, कि हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो कि आगे जाके लीगल रिक्वायरमेंट्स को वायलेट करे। उसके बाद जो पोटेंशियल अनडिज़ायरेबल परिणाम हो सकते हैं, कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको हमें एड्रेस करना है। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं उनको एड्रेस करना है। मतलब कि जैसे वारंटी वगैरह हम देते हैं कि वारंटी के बाद हम सर्विस देंगे, आपको फ्री में सही करेंगे 1 साल तक, ऐसा कुछ हमें करना है। और जो हमारे प्रोडक्ट का नेचर है, उसका जो लाइफ टाइम है, उसको हम कंसीडर करेंगे कि किस लाइफ टाइम तक वो सेटिस्फैक्टरली वर्क कर सकता है, कितना रिलायबल है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, किस टाइप का वो प्रोडक्ट हमसे जाता है, और कस्टमर का फीडबैक उस पर क्या आता है। तो हर चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे और हर चीज़ को कंसीडर करेंगे, और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग अपनी बनाएंगे। जैसे कि कई बार कस्टमर से फीडबैक आता है कि यार ये तुम्हारा माल बहुत ख़राब है, ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम उसमें अपनी क्वालिटी को सुधारेंगे ताकि वो और ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। तो इस तरीके से कस्टमर के फीडबैक को भी हम कंसीडर करेंगे और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ को अपना बेहतर बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस। तो ये जो रिक्वायरमेंट IETF की ये कहती है, तो ये वही 8.5.5 का सब क्लॉज ही है। तो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में ही ये चीज़ बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा प्रोसेस इंश्योर करना है कि हर जगह इंफॉर्मेशन फ्लो हो, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो, जो सर्विस के रिगार्डिंग है अगर, या फिर मटेरियल हैंडलिंग के रिगार्डिंग है, लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे भी मतलब कस्टमर अपने फीडबैक को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो भी कुछ सर्विस से रिलेटेड नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं जो कि कस्टमर के पास निकल के आती हैं, या फिर फील्ड में फेलियर वगैरह आते हैं, तो उसको कम्युनिकेट कर सके कस्टमर। फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाके अपना टेस्ट एनालिसिस वगैरह कर सकती है कि वो फेलियर कैसे हुआ, उसको एनालाइज कर सकती है फील्ड पे जाके या फिर कस्टमर एंड पे जाके। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है सर्विस एग्रीमेंट विद कस्टमर। तो ये जो रिक्वायरमेंट IETF की ये कहती है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है सर्विस एग्रीमेंट विद कस्टमर, ये कहती है कि अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ कि आफ्टर सेल सर्विसेज हम उसे प्रोवाइड करेंगे, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो वो सर्विस सेंटर है वो कंप्लाई कर रहे हैं अपनी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे वो कम्प्लीटली फुलफिल कर रहे हैं। और हम इफेक्टिवनेस चेक करेंगे वहाँ पे जो स्पेशल पर्पज टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि जो सर्विस पर्सनल्स वहाँ पे हैं वो ट्रेंड हैं एकदम, जो हमारी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम इंश्योर करेंगे अगर हमारा कोई सर्विस एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट अपने रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है कंट्रोल ऑफ चेंजेस। तो कंट्रोल ऑफ चेंजेस क्या कह रही है? तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रिव्यू करना पड़ेगा, कोई भी चेंज अगर होता है तो वो उस पर कंट्रोल होना चाहिए हमारा, कि जो चेंज हुआ है तो उससे हम अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मेंटेन रखें, ताकि अपनी हम कंफर्मिटी को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की उसे कंटिन्यू कर पाएं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएं। तो जब भी हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में चेंज होगा तो उसके लिए फिर हम एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को अपने पास रिटेन रखेंगे, जो भी हमने रिव्यू करा है, जो भी चेंजेस का रिव्यू का रिजल्ट आया है वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और जो भी हमने एक्शंस लिए हैं उस रिव्यू के रिगार्डिंग वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है, वही सेम रिक्वायरमेंट है पर सप्लीमेंटल क्लॉज है, तो IETF में आ जाता है। तो IETF में क्या रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हुई है? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो हम चेंज करके उसे पहले वेरीफाई करेंगे, उसे वैलिडेट करके देखेंगे,
ठीक है, कि जो इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है ना, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको हम वेरीफाई करके देखेंगे, वैलिडेट करके देखेंगे जो भी चेंजेस आए हैं उसमें, फिर उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का एविडेंस अपने पास रखेंगे, उसका रिकॉर्ड अपने पास रिटेन करके रखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कस्टमर को कम्युनिकेट भी करेंगे कि इस तरह का ये चेंजेस हुआ है, इससे देख लीजिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कस्टमर उसके एविडेंसेस मांग सकता है आपसे, वो आपसे सैंपल पार्ट्स मांग सकता है, ठीक है, एविडेंसेस मांग सकता है। तो जो भी आपने रिकॉर्ड रिटेन करके रखे अपने पास वो आप शो कर सकते हैं, उसको आप सैंपल पार्ट्स दे सकते हैं अप्रूवल के लिए अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ये रिक्वायरमेंट थी कंट्रोल ऑफ चेंजेस की। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगली रिक्वायरमेंट हमारी आती है टेम्पररी चेंजेस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है? तो अगर कोई टेम्परेरी चेंजेस आते हैं हमारी प्रोसेस में, जैसे कि हमने टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए अपनी प्रोसेस को चेंज करना पड़ रहा है, हो सकता है उसके लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं, तो हमें अगर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है अपनी प्रोसेस को, तो सेम उसका हम अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, वैलिडेशन करेंगे उसका कि उससे हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ना, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, वो चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद रिस्क एनालिसिस करेंगे, ठीक है, रिस्क एनालिसिस करेंगे कि उससे कोई रिस्क हमारा बढ़ तो नहीं रहा, सीवियरिटी बढ़ तो नहीं रही है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम अल्टरनेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए कि डायरेक्टली तो कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा, पर कुछ अल्टरनेट मेथड से भी वेरीफाई करके देख लेंगे क्रॉस कि हमारी सही में कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। जो ये टेम्परेरी चेंजेस हमने करे उसके लिए कोई स्पेशल अलग से वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने की ज़रूरत है तो वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, ट्रेनिंग्स देंगे अपने ऑपरेटर्स को, हर कंसर्न डिपार्टमेंट के पर्सन को कि इस तरीके से ये हो रहा है, और उस पर लेयर्ड ऑडिट करेंगे हम, ताकि जो हमने टेम्परेरी चेंजेस करें उससे कुछ नॉन कन्फर्मिटी प्रोड्यूस ना हो जाए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स वायलेट ना हो जाए, और उसका ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, रिकॉर्ड को रिटेन रखेंगे, और सैंपल्स भी अपने पास रखेंगे, हर शिफ्ट के फर्स्ट ऑफ लास्ट ऑफ अपने पास रिटेन करके रखेंगे कि जो हमने अल्टरनेट जो प्रोसेस हमने अपनाई थी, जो टेम्परेरी चेंजेस हमारे प्रोसेस कंट्रोल में हुए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं हुआ, उसके लिए एज अ एविडेंस अपने पास हम पीसेस को रखेंगे। तो इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट है ये क्या कहती है? जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रिलीज करेंगे तो हम तब तक वो कस्टमर के सामने नहीं रखेंगे जब तक वो जो हमने प्लान्ड अरेंजमेंट उसका बनाया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है वो उसे अप्रूव नहीं कर देता, तब तक हम उसे कस्टमर के सामने नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिलीज करने के साथ ही डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अपने पास रिटेन करके रखनी है, एविडेंस उस चीज़ का रखना है कि हमने जो पार्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वो कंफर्म है अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और ट्रेसिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए जिस भी पर्सन ने उसे रिलीज किया है, ऑथराइज किया है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है, वही सेम रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंटल बन जाती है IATF में। तो इसमें कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंश्योर करना है कि जो प्लान्ड अरेंजमेंट है वो सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हुई है। उसके बाद जो कंट्रोल प्लान हमने उसके लिए बनाया था वो कंट्रोल प्लान में जो जो हमारे पास रिकॉर्ड रिटेंशन के लिए बोला गया है, मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है, वो हमने किया है और रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेड करा है अपने पास। और ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है कि आफ्टर चेंजेस वो जो प्रोडक्शन सर्विसेज हमने बनाई हैं वो अप्रूव होनी चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि जो ISO 9001 में 8.5.6 जो प्लानिंग ऑफ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी उसको वो फुलफिल करें। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग की। ये IATF की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कहती है, तो लेआउट इंस्पेक्शन जैसे कि आप जानते हैं वो एक कंप्लीट इंस्पेक्शन और मेजरमेंट होती है हमारे प्रोडक्ट की, जो भी डिज़ाइन डाटा में उसके बारे में दे रखा है हर चीज़ को हम चेक करते हैं लेआउट इंस्पेक्शन में, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारा कस्टमर डिसाइड करता है कि इस तरीके से हमें इस पार्ट का लेआउट इंस्पेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही कह रही है कि हमें हर एक पार्ट का लेआउट इंस्पेक्शन और फंक्शनल वेरिफिकेशन करना ही करना है, जो भी कस्टमर का इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कहता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसका हमें रिकॉर्ड रिटेन करके रखना है अपने पास, ताकि अगर कस्टमर रिव्यू के लिए वो मांगता है तो हमारे पास होना चाहिए। तो इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है अपीयरेंस आइटम्स। तो अपीयरेंस आइटम्स में ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है? तो ऐसी अगर कोई रिक्वायरमेंट है कस्टमर की किसी भी आइटम में अपीयरेंस को लेके, तो वो हमें उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है
कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कि अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हों उसके पास, ताकि हम अपीयरेंस को जज कर पाएँ। जैसे कि लक्स लेवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए इंस्पेक्शन एरिया में। उसके बाद हमारे पास मास्टर कलर्स होने चाहिए अगर हमें कलर मैच करना है, या फिर ग्रीन ग्लॉस, उसका साइज मेटेलिक, मतलब कुछ भी टेक्सचर वगैरह हमें मैच करना है अगर उस प्रोडक्ट का, तो उसके हमारे पास मास्टर सैंपल्स होने चाहिए जिससे कि जो चेकर है उसे चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। उसके बाद हमें मेंटेनेंस करना है उन कंट्रोल अपीयरेंस मास्टर्स को भी, कि हमें टाइमली चेक करना है कि वो हो सकता है मास्टर पीसी हमारा ख़राब हो जाए और उसके बेसिस पे हम इंस्पेक्शन कुछ भी करते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका हमें इवैल्यूएशन करना है टाइमली, और हमें वेरीफाई करना है कि जो वहाँ पे बंदा इंस्पेक्ट कर रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है अपीयरेंस की, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो क्वालिफाइड है या नहीं है, वो भी हमें इंश्योर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो अगली रिक्वायरमेंट हमारी क्या कहती है? वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कंफर्मिटी ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनका वेरिफिकेशन और एक्सेप्टेंस कैसे हम करेंगे उनकी कंफर्मिटी का। तो ये जो रिक्वायरमेंट हमारे IETF ये कहती है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक प्रोसेस इंश्योर करनी पड़ेगी, जैसे कि जिसमें हम टेस्टिंग कर पाएँ, उनके प्रोडक्ट का इवेल्यूएशन कर पाएँ। तो इवेल्यूएशन के लिए हम या तो उनसे स्टैटिस्टिकल डाटा ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रिसीविंग इंस्पेक्शन अपने यहाँ पे कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं सैम्पलिंग बेसिस पे, और हम वहाँ पे जाके सेकंड पार्टी ऑडिट भी कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी से। तो ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर जो हमें वो पार्ट प्रोवाइड करते हैं उसे हम किसी लेबोरेटरी वगैरह में चेक करा लें। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। या फिर कोई हमसे कस्टमर हमारा कहता है कि इस तरीके से आप वो क्वालिटी को चेक करें, तो उसका जो सजेशन है उसको भी मान के उस तरीके से भी हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहती है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कंफर्मिटीज। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्या कहती है, जो भी हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसमें हमें ये कंफर्म करना है कि वो हमें सप्लायर एविडेंस प्रोवाइड करे, जिससे कि ये पता लगे कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। एक तो जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी, उस देश की लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है, और साथ ही में जिस कंट्री में उसे शिप करना है हमें, उस देश के भी लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करे, ये हमें इंश्योर करना है उनसे रिपोर्ट्स वगैरह लेके। या फिर हम उसे खुद भी चेक करा सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी से, और अपने पास उस डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो अब अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो ये क्या कह रही है, तो किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। या तो हमारा कस्टमर अगर हमसे कहता है कि इस तरीके का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए तो उसे हम फॉलो करेंगे, या फिर हम एक खुद का अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाएंगे जो कि अप्रोप्रिएट रहे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर कोई एट्रीब्यूट सैम्पलिंग डाटा है तो वहाँ पे हम जीरो डिफेक्ट लेके चलेंगे, कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, जीरो डिफेक्ट हमें मिलना चाहिए अगर एट्रीब्यूट सैम्पलिंग करते हैं हम प्रोडक्ट्स की। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो होता है प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच। तो जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स। तो जो हमारी नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स निकलेंगी उनको कैसे कंट्रोल करना है हमें। तो अगर हमारी नॉन कन्फर्मिटी आउटपुट्स निकलती हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं इस बेसिस पे कि वो जो नॉन कन्फर्मिटी है वो कितना इफेक्ट डाल सकती है हमारे प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी पे, क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट हमारी निकलती है तो हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं। अगर हमारे कस्टमर एंड पे चली गई है फाइनल पे आगे तो उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कोई कंटेनमेंट एक्शन ले सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे, या फिर उसे हम रिटर्न कर सकते हैं अपने सप्लायर को, या फिर सस्पेंड कर सकते हैं उसकी सप्लाई को कि आगे से सप्लाई ये नहीं आएगी, ऐसी उससे हम लेना बंद कर सकते हैं। या फिर हम इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने कस्टमर को, अगर कस्टमर के पास हमारा वो कुछ सस्पेक्टेड पार्ट ऐसा नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट पहुंच गई है तो, और हम उससे, और जिस केस में अगर हमें कंसेशन मिल सकता है उसमें तो ऑथराइजेशन हम ले लेंगे अपने कस्टमर से कि इस लॉट को एक्सेप्ट कर लीजिए कंसेशन के बेसिस पे। और जो भी नॉन कन्फर्मिटीज हमारी निकलती हैं जिन्हें कि हम करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्शन के बाद उसे फिर हम अच्छे से चेक करेंगे। इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट्स।
तो ये क्लॉज हमें बताता है कि हम किस किस केसेस में कंसेशन ले सकते हैं कस्टमर से। अगर हमारा पार्ट डेविएटेड बन जाता है, हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें हम कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ऐसी इसकी कंडीशन है, क्या ये चल जाएगा? अगर चल जाएगा तो प्लीज़ इस स्लॉट के लिए हमें कंसेशन दे दीजिए। तो वो अगर अप्रूव करता है तो उसके अप्रूवल के बाद ही हम उस स्लॉट को भेजेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ऐसा निकल आता है कि जिसमें कि वो रिपेयर नहीं हो पाता है, उसके कुछ चाइल्ड पार्ट्स पर फिर भी काम के हैं, तो उस चीज़ में भी हम कंसेशन ले सकते हैं कस्टमर से कि ये जो हमारे पार्ट हैं हम दूसरे असेंबलीज में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस लॉट के लिए हमें कंसेशन दे दीजिए। तो अगर हमारा कस्टमर अप्रूव कर देता है इस चीज़ को, तो उसमें फिर हम उस लॉट को कस्टमर को शिप कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किस स्लॉट के लिए हमने कंसेशन ली थी, किस डेट तक वो चलेगी और कितनी क्वांटिटी हमें अलाउ करी कस्टमर ने, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो भी हम कंसेशन वाला लॉट भेजेंगे उसे हम आइडेंटिफाई करके भेजेंगे हर एक कंटेनर में, हर एक बॉक्सेस में कि ये कंसेशन वाले पार्ट्स हैं, तो उसकी स्पेशल टेक केयर करेंगे कस्टमर। उन्हें पता लग जाएगा पहले से कि हाँ ये कंसेशन वाले पार्ट्स हैं। अगर उसमें कुछ खामी होती भी है तो उन्होंने जैसा कि ऑथराइज कर रखा है उस लॉट को, तो वो चल जाएगा, अप्रूव कर रखा उन्होंने, तो इसलिए उसे हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके भेजेंगे। तो अब अगली रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली रिक्वायरमेंट हमारी आती है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस। अगर कोई कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस है तो उसमें अगर हमारा नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें कस्टमर जैसा हमें सजेस्ट करेगा, जो एप्लीकेबल उसमें कंप्लाइंस कर सकते हैं हम कि कैसे अपने नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को चला सकते हैं, तो कस्टमर की हिदायत पर ही हम उसे प्रोडक्ट को करेक्ट करेंगे और उसे भेजेंगे। मतलब कि जो कंट्रोल कस्टमर बताएगा वही चीज़ हम उसमें करेंगे, जो भी कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस में अगर हमारी नॉन कन्फर्मिटी को हमें कंट्रोल करना है। तो ये भी IETF की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कंट्रोल ऑफ सस्पेक्ट प्रोडक्ट। अब सस्पेक्ट प्रोडक्ट का कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है कि अगर हमारे पास कोई सस्पेक्टेड मटेरियल मिलता है हमको या फिर अनआइडेंटिफाइड मटेरियल हमको मिलता है तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे एज नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। मतलब कि वो हमारा नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है वो सही है खराब है। तो और उसके बारे में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के पर्सन्स हैं उन सबको हम उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे कि भैया ऐसा कुछ मिलता है आपको तो वो नॉन कन्फर्मिटी में आपको डालना है, ओके मटेरियल में आगे नहीं करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो है कंट्रोल ऑफ रीवर्क्ड प्रोडक्ट। जो रीवर्क हम करेंगे जिस प्रोडक्ट को, उसका कंट्रोल कैसे करना है। तो जो भी हमारे रीवर्क्ड प्रोडक्ट होंगे, सबसे पहले तो हम पहले ही रिस्क एनालिसिस कर लेंगे उन चीज़ों का कि अगर हम इस प्रोडक्ट को रीवर्क करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो रिस्क एनालिसिस हमने पहले ही कर रखा होगा, उसमें हम अपने कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारा रीवर्क प्रोडक्ट होता है उसमें क्या क्या परिणाम उसके हो सकते हैं, क्या क्या उससे मतलब हमारे डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं, कितना वो घातक हो सकता है, ये हम पहले रिस्क एनालिसिस कर लेंगे। और एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाएंगे हम रीवर्क करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को। जब हमें रीवर्क करना है तो उसको फिर हम प्रॉपरली रीवर्क करके फुली हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे, वो एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए हमारी, ठीक है। फिर जो हमने अगर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है तो फिर हम अलग से उसका इंस्पेक्शन करेंगे और अलग से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि ये रीवर्क्ड वाले हमारे प्रोडक्ट हैं और ये एज पर स्पेसिफिकेशन है, उनकी री इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए उनकी कि किस डेट में वो रीवर्क वाला मटेरियल बना था और कितनी क्वांटिटी का बना था और हमने उसका क्या किया था, वो रिवर्क के वक्त पे ख़राब हो गया था या फिर सही हो गया था, उसका प्रॉपर स्टेटस, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वही प्रोसीजर आता है प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है, कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट। जो रिपेयर्ड प्रोडक्ट है उनका कंट्रोल हमें कैसे करना है। तो जो रिक्वायरमेंट हमारे पिछले वाले क्लॉज में थी कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, वही सेम रिक्वायरमेंट इसमें है कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट में भी। वही हमने सेम रिस्क एनालिसिस कर रखा होगा, अगर कोई रिपेयर करने का मटेरियल आता है तो उसका एक प्रॉपर हमारा प्रोसीजर होगा, फिर उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, वही सेम चीज़ है इसमें भी सेम हमारा प्रोसीजर फॉलो करता है, प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कस्टमर नोटिफिकेशन। तो कस्टमर नोटिफिकेशन क्या कहती है,
तो ये जो कस्टमर नोटिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट है ये एनसी प्रोडक्ट के लिए ही है कि अगर गलती से एनसी प्रोडक्ट हम शिप कर देते हैं अपने कस्टमर को तो हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे उसे और एक डिटेल्ड उसे इन्फॉर्मेशन देंगे कि भैया ये इस तरीके से खराब प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया है, तो वो लाइन पे ना लगा लें और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए तुरंत उसे हम कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर के साथ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट डिपोजिशन। अगर हमारा जो एनसी प्रोडक्ट है उसका डिपोजिशन कैसे करेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स के डिपोजिशन का। पहले तो हम उन्हें सही करके देखेंगे, अगर वो रीवर्क हो जाता है या फिर रिपेयर हो जाता है, चलने लायक हो जाता है तो ठीक है, फिर कस्टमर के अप्रूवल से हम उसे चला देंगे। पर अगर वो नहीं चल पाता है तो हम उसे प्रॉपरली डिस्पोज कर देंगे, उसे मिक्सअप नहीं करेंगे और उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि किस डेट क्या रिजेक्शन हुई थी और कितना माल हमने डिपोजिशन में डाला है, कितना डिस्पोजल किया है। तो वो हम पर फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि नॉन कन्फर्मिटी उनमें आ जाती है हल्की सी, तो वो सर्विस पार्ट्स में चल जाते हैं। पर ऐसे में और अदर यूज़ के लिए भी हम उसे नहीं चला सकते हैं बिना कस्टमर के अप्रूवल के। कस्टमर जब हमें अप्रूवल देगा तभी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी अगली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, तो वो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये एनसी प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, इसमें उसी का सब क्लॉज है। तो एनसी प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट को हम रिटेन करके रखेंगे, वो रिक्वायरमेंट है हम डिस्क्राइब करेंगे नॉन कन्फर्मिटी को कि किस तरह की वो नॉन कन्फर्मिटी थी, डिस्क्राइब करेंगे एक्शन टेकन को कि क्या हमने उस पर फिर एक्शन लिया, रिवर्क किया या रिपेयर किया या फिर डिस्पोजल किया उसका। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे एनी कंसेशन, अगर हमको मिला है, कोई छूट मिली है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड में। फिर आइडेंटिफाई द अथॉरिटी डिसाइडिंग द एक्शन ऑन रिस्पेक्ट टू नॉन कन्फर्मिटी, और एक ऐसी अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है कि जो भी एनसी प्रोडक्ट होगा उसका निवारण ये करेंगे। जो हमारे क्वालिटी हेड हो गए या फिर सीनियर लेवल के जो मैनेजर्स हो गए वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें हमारा जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर फॉर कापा। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन का जो आता है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, वो वाला प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमारा 8th क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफी बड़ा क्लॉज था, काफी सारे सब क्लॉजेस थे इसमें। तो इसके बाद अब 9th क्लॉज की तरफ चलते हैं। तो हमारा 9th क्लॉज है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का। तो सबसे पहली जो इसमें रिक्वायरमेंट आती है मॉनिटरिंग, मेजरिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, जो मॉनिटरिंग, मेजरिंग, एनालिसिस हम करते हैं उसका कैसे हम मूल्यांकन करेंगे। तो जनरल रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स कहती हैं कि हम पहले ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे मॉनिटरिंग और मेजरिंग की ज़रूरत है, उसके बाद किस मेथड से हम मेजरमेंट लेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे जिससे कि हमें वैलिड रिजल्ट मिले। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कब करनी है मॉनिटरिंग और मेजरिंग, जैसे कि कंट्रोल प्लान में सब कुछ डिसाइडेड होता है, सब कुछ डिफाइन करा होता है उसमें। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कब उसके रिजल्ट्स को हमें एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है। इसी से ऑर्गेनाइजेशन जो है इवेल्युएट करती है परफॉर्मेंस को, हमारे प्रोसेस की, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, और इसके डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को भी हमें अपने पास संभाल के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये आईटी की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो ये रिक्वायरमेंट ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस स्टडी को परफॉर्म करना है। जो हमारी प्रोसेस जिससे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी को हमें चेक करना है। जैसे कि हम एसपीसी करते हैं अपनी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, इस तरीके से हम कोई मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कस्टमर ने हमें आइडेंटिफाई करके दिए हैं या फिर हमने खुद करे हैं, उन पे हमें प्रोसेस स्टडी जरूर करनी है। और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे या फिर प्रोसेस स्टडी करना संभव नहीं है, तो ऐसे में हम जो भी हमारा आउटपुट निकलता है, हमारा प्रोडक्ट निकलता है, उसकी बैच कन्फर्मेंस कर सकते हैं, मतलब कि उसे इंस्पेक्शन उसका कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकेशन है उसकी वो चेक कर सकते हैं। और जो भी हमारे सिग्निफिकेंट इवेंट वहाँ पे होते हैं हमारी क्रिटिकल प्रोसेस पे, जैसे कि टूल चेंज हो रहा है, मशीन रिपेयर हो रही है, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, तो उसका सारा डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसी रिक्वायरमेंट में आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके से हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने हैं वो जो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के वक्त में हमने जो उसे
दिखाया था करके कि भैया ये हमारी प्रोसेस इतनी कैपेबल है, तो उसी कैपेबिलिटी को हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में कहा गया है, जो पीएफएमई हमारा कहता है, जो कंट्रोल प्लान हमारा कहता है, वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए प्रॉपरली, वो फॉलो होना चाहिए। ठीक, जिससे कि हमारी मेजरमेंट टेक्निक्स क्या हैं वो हम वही यूज करें जो हमें डिफाइन की गई हैं। उसके बाद सैम्पलिंग प्लान एज पर प्लान होना चाहिए और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वहाँ पे, जो भी मेजरमेंट वैल्यूज हम टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो उन सब की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सारे डाटा की, चाहे वो एट्रीब्यूट हो चाहे वेरिएबल हो। उसके बाद रिएक्शन प्लान को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्ट हमारा खराब हो जाता है, एनसी प्रोडक्ट हमारा निकलता है, तो जहाँ पे रिएक्शन प्लान जो भी हमारा कहता है कि कोई कंटेनमेंट एक्शन की वहाँ पे जरूरत है, या फिर जो 100% हम इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट है वो हम करेंगे वहाँ पे। फिर जो भी हमारी एनसी निकली है प्रोडक्ट की, उसका रूट कॉज हम फाइंड करेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शन प्लान बनेगा। फिर उसके लिए हम देखेंगे कि कौन पर्सन उसे करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितने टाइम में उसे करेगा जिसे हमने ड्यूटी दी है। फिर जब वो करेक्टिव एक्शन निकाल देगा उसका रूट कॉज एनालिसिस करके, फिर प्रोसेस में हम उस करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो अगर हमारा कस्टमर हमसे पूछता है उस करेक्टिव एक्शन के बारे में, तो उसे जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है उसे हम शो करेंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। तो स्टैटिस्टिकल टूल कौन से हो सकते हैं? तो ये रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करने हैं अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल, और हमें ये वेरीफाई करके देखना है कि जो स्टैटिस्टिकल टूल हमने डिटरमाइन किए हैं वो यूज़ हो हमारी एपीक्यूपी में, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग हो गई, या फिर जो हम डीएफए में कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर पीएफए में कर रहे हैं, और जो भी कंट्रोल प्लान बन रहा है, तो हर जगह वहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, जैसे कि हम प्रोसेस में वेरिएशन चेक करते हैं, कंट्रोल्स चेक करते हैं, प्रोसेस की कैपेबिलिटी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीज़ों में, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट को स्टैटिस्टिकल डाटा शो करते हैं, तो उनको इन सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई होना चाहिए हमारी प्रोसेस में। तो इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी कहती है कि हमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बरकरार रखना है और उसे इन्हेंस करना है, और उसके लिए फिर हम डाटा अपना कैसे कलेक्ट करेंगे कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है हमारी सर्विस से या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर सर्वे कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं अपनी सर्विस का, अपने प्रोडक्ट्स का, और कस्टमर से मीटिंग कर सकते हैं, जो हमारा मार्केट शेयर है वो देख सकते हैं कि कितनी हमारी सप्लाईज बढ़ी हैं या फिर घटी हैं। उससे हमें पता लगेगा कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमसे, और कंप्लेंट से हमें पता लगेगा अपनी, और वारंटी क्लेम जितने आ रहे हैं हमारे डीलर की रिपोर्ट्स वगैरह से पता लगेगा कि कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो यही सेम रिक्वायरमेंट है, पर ये इसका सप्लीमेंटल क्लॉज है। तो आईटीएफ में इसमें रिक्वायरमेंट क्या एड ऑन हुई है? तो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और उसको इवेल्युएट करना है किस तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख के। तो वो कैसे होगा कि जो डिलीवरी हम कर रहे हैं पार्ट की, उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस हमें देखनी पड़ेगी, कितने हम ओके पार्ट बनाते हैं, कस्टमर के पास कितनी रिजेक्शन कम निकलती है, उससे पता लगेगा। फिर कस्टमर डिसरप्शन की, कस्टमर हमारा कोई कम तो नहीं हो रहा है, कहीं कस्टमर हमें छोड़ के तो नहीं भाग रहे कि हम उन्हें कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड ना करवा पा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा, वो उससे पता लगेगा। फिर हमारे फील्ड रिटर्न्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट रिकॉल कितना हो रहा है, ठीक है, वारंटी में कितना हमें मटेरियल देना पड़ रहा है, अगर मतलब कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं, इससे पता लगेगा। उसकी डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी डिलीवरी है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी बहुत लेट करते हैं, प्रीमियम फ्रेट्स हमें देने पड़ते हैं। उसके बाद कस्टमर नोटिफिकेशन कोई है कि कस्टमर डिलीवरी में इशू बताता है, ठीक है, कि भैया ऐसा तुम्हारा माल आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो उस चीज़ से हमें पता लगेगा कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमारा। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कंटिन्यूअली मॉनिटर करना है अपनी परफॉर्मेंस को, कि हम कैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। इसमें हम ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर ने अपने सप्लायर्स का स्कोर कार्ड अपलोड किया होता है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारी क्या रैंक है, किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, उसके साथ वो कितना सेटिस्फाइड है हमसे।
इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो इस रिक्वायरमेंट में क्या है, तो ये रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है और इवेल्युएट करना है एप्रोप्रिएट डाटा को जो भी हमें मॉनिटरिंग और मेजरिंग से मिल रहा है। ठीक है, तो उस डाटा को हमें एनालाइज करना है, उसका मूल्यांकन करना है। हम क्या देखेंगे उसमें, कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कितना हम मटेरियल अच्छा बना रहे हैं, कितना हम खराब बना रहे हैं, कितने कन्फर्म पार्ट हमारे निकल के आते हैं। द डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड है हमसे। द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उसकी परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, कितना इफेक्टिवनेस है उसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो इवेल्युएट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। उसके बाद इफेक्टिवनेस देखेंगे अपने एक्शंस की, जो हमने एक्शंस लिए हैं, कुछ भी रूट कॉज पे हमने एक्शन लिए हैं, फिर कोई भी प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, उससे हमारा रिस्क कितना मिटिगेट हुआ है वो देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की वो कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका मटेरियल खराब आता है उसकी वजह से जो हमारी रैंकिंग है वो खराब हो रही है। तो हम अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, हम कहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मेथड है एनालाइज करने के लिए डाटा को, उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो है प्रायोरिटाइजेशन। तो ये आईटीएफ की रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हम ट्रेंड देखेंगे अपनी क्वालिटी परफॉर्मेंस का, कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम पीछे तो नहीं रह गए। तो जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उन कमियों को देखेंगे किसका कारण बड़ा है, किस वजह से मतलब हम पीछे रह रहे हैं, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे एक्शन लेने के लिए कि किस पे हमें पहले अटैक करना है, कौन सी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस तरीके से हम अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करेंगे, उन पे एक्शन लेंगे ताकि हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आती है रिक्वायरमेंट वो है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो ये रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करनी है, उसका प्लान बनाना है। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में हमें एक स्पेसिफाई करना है टाइम की कब हम इंटरनल ऑडिट करेंगे, क्या चेक करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी खुद की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसे हम फॉलो करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हमने कितने इफेक्टिवली उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसे मेंटेन किया हुआ है, वो हम चेक करेंगे अपनी इंटरनल ऑडिट में। तो इंटरनल ऑडिट का ही अगला सब क्लॉज आता है, उसमें ये बताया गया है कि इंटरनल ऑडिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसे करने की ज़रूरत है। तो ये है यहाँ पे कि हमें प्लान करना है, इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है ऑडिट प्रोग्राम को। एक ऑडिट प्रोग्राम हम बनाएंगे, उसे इस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे और मेथड देखेंगे कि किस मेथड से हम ऑडिट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होंगे उसके लिए कि कौन ऑडिट करेगा, ठीक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और किसे रिपोर्ट करेगा, वो हर चीज़ हम डिफाइन करेंगे वहाँ पे। इसमें फिर हम ऑडिट का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे और स्कोप डिसाइड करेंगे कि भैया कहाँ कहाँ हमें ऑडिट करनी है, स्कोप में हमने क्या क्या लिया है, किस किस चीज़ की हम ऑडिट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम ऑडिटर को कि भैया कौन ऑडिट कंडक्ट करेगा, ठीक है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो वो ऑडिट हमने करी है उसके रिजल्ट की रिपोर्टिंग हो रही है मैनेजमेंट तक, मैनेजमेंट को उसका पता लग रहा है कि जो हमने ऑडिट करी है तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं, उन पे हम अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस लेंगे, बिना किसी डिले के तुरंत हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। जो भी हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स आएंगी, एनसीज आएंगी उसके ऊपर, उसके बाद जो भी हमने वो ऑडिट करी है उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिटेन होनी चाहिए एज अ रिकॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो ये सेम रिक्वायरमेंट है हमारी इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम की, पर इसमें IATF की रिक्वायरमेंट ऐड हुई है। तो IATF ने इसमें क्या डाला है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट प्लान होना चाहिए, जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए, पूरे QMS की ऑडिट होनी चाहिए, साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट होनी चाहिए और प्रोडक्ट ऑडिट होनी चाहिए। और जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो प्रायोरिटाइज करेंगे हम रिस्क के बेस पे कि कहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को देख के, और जहाँ क्रिटिकल प्रोसेस होगी वहाँ पे हम ऑडिट पहले करेंगे, प्रोसेस ऑडिट में या फिर प्रोडक्ट ऑडिट में।
अगर ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इंटरनली सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो उसके असेसमेंट को भी हम ऑडिट के स्कोप में डालेंगे, उसकी भी हम ऑडिट करेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी ऑडिट की वो हम रिव्यू करेंगे कि जो हम ऑडिट की फ्रीक्वेंसी हम हर 6 महीने में जो करते हैं वो ठीक है क्या। वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे कितनी इंटरनल एनसीज आती हैं, कितनी कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़्यादा रिव्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑडिट्स को कंडक्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे से फाइंडिंग्स निकलें और उन पर हम करेक्टिव एक्शंस लें। और जो इफेक्टिवनेस होगी ऑडिट प्लान की उसे हम मैनेजमेंट रिव्यू में भी एज ए इनपुट ले सकते हैं और वहाँ पे भी हम उसे रिव्यू कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स को। इसके बाद फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में अगला जो सब क्लॉज है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट का है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन को पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस की ऑडिट करनी है। जो भी हमारा 3 साल का स्पैन होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो एनुअली हमें प्रोग्राम बनाना है, हर साल उसकी ऑडिट करनी है, सेल्फ असेसमेंट करनी है। जैसे कि जो भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हमें सर्टिफिकेट दिलवाती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो भी 3 साल के लिए हमें सर्टिफिकेट दिलवाती है और हमको हर साल असेस करने आती है कि हमने जो अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो सर्विलेंस ऑडिट वो करने आते हैं। इस तरीके से हमें थर्ड पार्टी से भी सर्विलेंस ऑडिट करानी है और साथ ही साथ खुद भी इंटरनल ऑडिट करनी है और जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी साथ में लेके चलना है ताकि हम इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ऑडिट करनी है। अगर कस्टमर ने कोई रिक्वायर्ड अप्रोच बता रखी है कि इस अप्रोच से आप ऑडिट कीजिए तो उस अप्रोच को हम यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करेंगे, नहीं तो हम खुद डिफाइन करेंगे अपना मेथड जिससे हम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करेंगे। और जो भी हम अपना ये ऑडिट करेंगे उसमें इंडिविजुअल ऑडिट प्लान बनना चाहिए ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ठीक है। और जिस भी प्रोसेस का हम ऑडिट प्लान करेंगे वो हर एक शिफ्ट में होना चाहिए। अगर 3 शिफ्ट में हमारी कंपनी चलती है तो उस प्रोसेस का तीनों शिफ्ट में ऑडिट होना चाहिए। अगर एक ही शिफ्ट में चलती है तो फिर हम एक बार ही ऑडिट करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में हम ये भी देखते हैं कि हमने कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रखे हैं अपने रिस्क एनालिसिस के FMEA कंट्रोल्स को, कंट्रोल प्लान को, और जो हमारे एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने किस तरीके से मेंटेन कर रखा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है प्रोडक्ट ऑडिट की। तो प्रोडक्ट ऑडिट में क्या कहा गया है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट ऑडिट कंडक्ट करनी है। अगर कस्टमर ने कोई अप्रोच हमें स्पेसिफाई कर रखी है तो उससे हम करेंगे, नहीं तो फिर हम खुद का मेथड डिटरमाइन करेंगे और उससे अपना प्रोडक्ट ऑडिट करेंगे। इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर हमारा आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट रिव्यू। तो मैनेजमेंट रिव्यू क्या है, तो इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है कि जो मैनेजमेंट है उसे रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक प्लान इंटरवल में, कि हर 6 महीने में, हर साल भर में जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है उसमें हम देखेंगे कि कितना हमने सुटेबली अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश कर रखा है, कितना वो हमारे लिए पर्याप्त है, क्या उसकी इफेक्टिवनेस निकल रही है, उसकी अलाइनमेंट कैसी है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम मीट कर रहे हैं नहीं, वो चीज़ें इसमें ली जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो सेम यही रिक्वायरमेंट है पर ये सप्लीमेंटल है। तो IATF में इसमें क्या ऐड हुआ है कि जो हम मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे तो एटलीस्ट एनुअली, मतलब एक बार तो करेंगे ही करेंगे उसे। बाकी फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसके लिए हम हर 6 महीने भी कर सकते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमें MRM करने की ज़रूरत है। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। तो मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, ISO में क्या कहा गया है, तो ISO भी कहता है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू है वो प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या हम कंसिडर करेंगे, द स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू। जो हमने प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू किया था तो उसमें क्या क्या एक्शन लिए, उनका क्या स्टेटस है, वो सबसे पहले बात होगी उन पे। उसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे इश्यूज थे जो रेलिवेंट हैं हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उन पे क्या चेंजेस हुए, उन पे क्या काम हुआ है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है परफॉर्मेंस की, इफेक्टिवनेस की, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की,
कि वो कितना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितने अच्छे से स्टैब्लिश है, उसके बारे में बात होगी। उसमें हम ट्रेंड्स देख सकते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, फीडबैक जो हमारा आ रहा है इंटरेस्टेड पार्टी से वो कैसा आ रहा है, उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके बाद जो हमारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट हमारी कैसी है, पीपीएम क्या चल रहा है हमारा, नॉन कन्फर्मिटी में हम जो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उनका इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स हमारे किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है, ऑडिट के रिजल्ट्स कैसी आ रही है, ऑडिट की फाइंडिंग्स कैसी हैं, एनसीज कितनी निकल रही हैं, और जो हमारा परफॉर्मेंस है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की वो कैसी है, ये सब हमारे मैनेजमेंट रिव्यू में इनपुट की तरह काम करते हैं। इसी के साथ ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कितने पर्याप्त हैं हमारे लिए, और इफेक्टिवनेस क्या है हमारे एक्शन टेकन की, जो हमने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने जो एक्शंस लिए थे वो कैसे हैं हमारे, कितनी इफेक्टिवनेस है उनकी, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की, वो हमारे मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो सेम रिक्वायरमेंट हमारी पर सप्लीमेंटल है। IETF ने इसमें क्या ऐड किया है, तो IETF इसमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ये एक हमारा इनपुट बन जाता है। उसके बाद मेजर ऑफ प्रोसेस इफेक्टिवनेस, प्रोसेस की जो इफेक्टिवनेस है वो बन जाती है, प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो भी इनपुट के रूप में आती है। उसके बाद प्रोडक्ट का कन्फर्मेंस, कितना प्रोडक्ट हमारे कन्फर्म हो रहे हैं, कितनी वही पीपीएम हमारा कितना चल रहा है, क्या रिजेक्शन परसेंटेज है, वो आता है हमारा इनपुट के रूप में। फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी आ जाती है और उसमें चेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है वो आ जाता है। फिर हमारा परफॉर्मेंस का रिव्यू आ जाता है कि मेंटेनेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमारी अवेलेबिलिटी कितनी ऊंची मशीन्स की, ब्रेक डाउन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस रूप में हमारे इनपुट्स आ जाते हैं। उसके बाद कस्टमर के स्कोर कार्ड को हम रिव्यू करेंगे, उनमें से जो हमें डाटा मिलेगा वो हमारे इनपुट में आ जाएगा। फिर जो हमारा फील्ड फेलियर आ रहा है उसका डाटा हो गया, और जो एक्चुअल फील्ड फेलियर आ रहे हैं हमारे, जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे सेफ्टी पे और एनवायरनमेंट पे, वो सब चीज़ें हमारी इनपुट के रूप में हम लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है वो है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। तो जो आउटपुट होते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के, उसमें डिसीजंस और एक्शंस निकल के आते हैं किस तरीके से, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट के क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद कोई नीड है कि हमें चेंजेस करने होंगे हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, वो चीज़ आती है आउटपुट के रूप में, वहाँ पे हमें एक्शंस लेने होते हैं। उसके बाद आता है रिसोर्सेज नीड। जो हमारा मालिक होता है वो डायरेक्ट ही बोलता है भैया रिसोर्सेज बताओ क्या क्या चाहिए आपको, मैं तो रिसोर्सेज दे सकता हूँ, बाकी आपको ही मेंटेन करना है। तो रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए वो एक आउटपुट के रूप में आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये सारा जो डिस्कशन होता है इसको डॉक्यूमेंटेड रखना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को एज एविडेंस अपने नेक्स्ट मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, और साथ ही में ये एज अ रिजल्ट भी हमारा काम करेगा कि हमारे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है यही मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट है, पर ये सप्लीमेंटल है। तो IETF में इसमें क्या ऐड हुआ है, तो IETF की रिक्वायरमेंट इसमें ये कह रही है कि जो टॉप मैनेजमेंट को उसे डॉक्यूमेंट तो करके रखना ही है MRM की रिपोर्ट को, पर अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर हम एक्शन प्लान बनाएंगे एक, और उसमें टारगेट्स डिफाइन करेंगे और उस एक्शन प्लान के बेसिस पे ही हम काम करेंगे आगे। तो इसमें हमारा जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर MRM, और यहीं पे हमारा जो 9th क्लॉज है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्लॉज के बारे में जो कि है 10th क्लॉज इम्प्रूवमेंट का। तो इम्प्रूवमेंट की जो पहली रिक्वायरमेंट आती है जनरल रिक्वायरमेंट, वो क्या कहती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है और सिलेक्ट करना है अपॉर्चुनिटीज को और एक्शंस को, कि किस किस जगह में एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मीट हो और उसका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी इनहेंस हो। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, मीट कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, और उसी के साथ साथ उसकी फ्यूचर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को भी जान सकते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसी के साथ ही हम करेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। इसी के साथ ही जो हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं, उनके रोकथाम के उपाय कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इम्प्रूवमेंट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि जैसे हमने करेक्शन कर दिया, कोई सुधार कर दिया, करेक्टिव एक्शंस ले लिए, ठीक है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमारी चल रही है, और कोई हमने ब्रेक थ्रू चेंज कर दिया कोई बड़ा, और कुछ इनोवेशन हमने कर दी, या फिर हमने रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, कुछ गलत तरीके से ऑर्गेनाइज था पहले फिर हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया, ये इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं
तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। तो नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शंस पे किस तरीके से हमें काम करना है वो रिक्वायरमेंट ये बता रही है कि हमें रिएक्ट करना है नॉन कन्फर्मिटी पे, किस तरीके से हमें एक्शन लेना है उस पे, उसको सही करने के लिए, और जो भी उसके परिणाम हो सकते हैं उन्हें डील करना है। जैसे कि हमें अगर एनसी कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसमें सोचेंगे कि यार ये तो इसमें ये गलती है, अगर ये आगे चला जाता तो यार ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता या फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो उसके परिणाम है वो हमें एज्यूम करने हैं, वो देखने हैं कि इस एनसी के क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फिर एक्शन डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हमें एक्शन लेनी चाहिए। उसके बाद नॉन कन्फर्मिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या एक्शन लेने हैं, उन एक्शंस पे मूल्यांकन करना है, उनको इवेल्युएट करना है, जिससे कि जो हमारी नॉन कन्फर्मिटी है वो दोबारा से ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे अपनी नॉन कन्फर्मिटी को कि वो किस टाइप की नॉन कन्फर्मिटी है। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कॉज को कि क्या उसका कॉज हो सकता है नॉन कन्फर्मिटी का। उसके बाद उन पे हम एक्शंस लेंगे, फिर उन एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। तो अगर वो करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव होता है तो फिर हम उसे अपडेट कर देंगे अपने सिस्टम में, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम उसे अपडेट करेंगे अगर ज़रूरत है तो। और जो हमारा करेक्टिव एक्शन होगा ना वो हमेशा एकदम सटीक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और जो हमारी नॉन कन्फर्मिटी है उस पे उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए हमारे करेक्टिव एक्शन का। मतलब कि करेक्टिव एक्शन ऐसा होना चाहिए कि नॉन कन्फर्मिटी फिर ना आए, मतलब कि या तो कम हो जाए या फिर ना आए, ऐसा कुछ इफेक्ट उस पर पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक्शन ले लिया और फिर भी नॉन कन्फर्मिटी आई जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, जो नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट थी उसी का सब क्लॉज है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को एज अ एविडेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो एज एविडेंस रखेंगे कैसे, द नेचर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन, मतलब कि किस तरह की नॉन कन्फर्मिटी थी और उस पर हमने क्या एक्शन लिया वो हमको डॉक्यूमेंटेड रखना है, और जो हमने करेक्टिव एक्शन किया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो उस चीज को हमें डॉक्यूमेंटेड रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो ये आईईटीएफ की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अप्रोचेस को डिफाइन करना है कि कौन सी अप्रोच हम यूज करेंगे, चाहे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर करंट मैन्युफैक्चरिंग में जो इश्यूज आ रहे हो हमारे, या फिर फील्ड फेलियर आ रही हो या ऑडिट फाइंडिंग हो, तो उनमें कौन कौन सी अप्रोचेस का हमें यूज करना है वो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कंटेनमेंट एक्शन लेंगे हम तुरंत, जो हमारे लिए ज़रूरी है हमारी नॉन कन्फर्मिटी आउटपुट्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद उसके रूट कॉज को फाइंड करेंगे हम, हमें इसमें मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं कि कैसे हम रूट कॉज को फाइंड कर रहे हैं। फिर उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्टिव एक्शन को। फिर उस करेक्टिव एक्शन को जो हमने लिया है तो नॉन कन्फर्मिटी को देखेंगे कि सिमिलर प्रोसेसेस में भी ये प्रॉब्लम आती है क्या, तो अगर है तो वहां पे भी हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करेंगे उसका, और फिर वेरिफिकेशन करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस का, जो भी हमने एक्शन लिया है कि वो कितना इफेक्टिव है। फिर हम उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद जहां भी नेसेसरी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करना है उसे हम अपडेट करेंगे, जैसे कि एफएमई या कंट्रोल प्लान जो भी अपडेट करना है उसको हम फिर अपडेट करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारी आती है एरर प्रूफिंग की। तो एरर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, तो एरर प्रूफिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनानी है और एक एप्रोप्रिएट एरर प्रूफिंग मेथडोलॉजी को यूज करना है, और जो भी मेथडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं एरर प्रूफिंग के लिए उसको हमें अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट करके रखना है। अपने रिस्क एनालिसिस जो हम पीएफएम में करते हैं उसमें भी अपडेट करना है, और साथ ही में उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। अपने डॉक्यूमेंट जो कंट्रोल प्लान हमारा होता है उसमें हम डिफाइन करेंगे, और जो भी हमारे एरर प्रूफिंग डिवाइसेस होंगे उनको हमें रिव्यू करना है, हमें साथ साथ में उनको वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है, जिससे कि हम अगर कोई फेलियर हमारे पास आता है तो उससे हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फेलियर पार्ट बना सकते हैं, डिफेक्टेड पार्ट बना सकते हैं कि वो एरर प्रूफिंग डिवाइस उसे पकड़ता है नहीं, उसे वैलिडेट करने के लिए। और जो हमने एरर प्रूफिंग डिवाइस को अपने वैलिडेट किया है उसके रिकॉर्ड को हम रिटेन करेंगे अपने पास। और जहां भी एरर प्रूफिंग डिवाइस हमारा फेल होता है तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर ये डिवाइस हमारा काम नहीं करेगा तो उसके बदले हमें क्या चीज करनी है, वो रिएक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वारंटी को ऑफर करती है तो उसे एक वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है अपने पास। तो कोई भी अगर वारंटी पार्ट आएगा तो हमें कोई मेथड वारंटी एनालिसिस के लिए यूज करना पड़ेगा, जैसे कि NTF नो ट्रबल फाउंड मेथड हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी कस्टमर ने हमें स्पेसिफाई कर रखा है उस मेथड को हम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है कस्टमर कंप्लेंट एंड फील्ड फेलियर टेस्ट एनालिसिस। तो ये IETF की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है या फिर फील्ड फेलियर आता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को उस पर एनालिसिस करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, करेक्टिव एक्शन उस पर लेने हैं, ठीक है, और ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं ताकि वो दोबारा ना हो। उसके लिए अगर कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट करता है कि इसके लिए कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर वहाँ पे हो सकता है तो हम वो भी करेंगे। और जो भी हमारे रिजल्ट निकलते हैं एनालिसिस के उनको हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करेंगे और एज वेल एज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंसर्न पर्सन के साथ भी शेयर करेंगे। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर कापा और प्रोसीजर फॉर FMEA। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हमारी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअली इम्प्रूव करनी है स्टेबिलिटी, एडुकेसी और इफेक्टिवनेस अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना है उन रिजल्ट्स को जो हमें एनालिसिस और इवैल्यूएशन से मिलते हैं, और जो भी हमें आउटपुट मिलती है अपने मैनेजमेंट रिव्यू से उन्हें भी डिटरमाइन करना है, और वहाँ पे देखना है कि किस अपॉर्चुनिटी की हमको नीड है, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको एज अ इम्प्रूवमेंट पार्ट हम कंसिडर करेंगे। बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, यही सेम रिक्वायरमेंट है पर ये सप्लीमेंटल है। तो IETF की इसमें क्या एड ऑन हुई रिक्वायरमेंट, तो IETF की रिक्वायरमेंट क्या कहती है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना है कौन सी मेथडोलॉजी हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे, मेजरमेंट क्या लेंगे हम, इफेक्टिवनेस कैसे कंसीडर करेंगे, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर जो हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करे हैं, जो एक्शन प्लान्स हमने बनाए थे उनसे हमारे वेस्ट में और प्रोसेस वेरिएशन में कितना रिडक्शन आया है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस को हम एज अ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लेंगे, जैसे कि FMEA हो गया। अगर कहीं भी हमने इम्प्रूवमेंट करी है और वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हुई है इम्प्लीमेंट, वो कैसे पता लगेगा, अगर हमारी प्रोसेस स्टैटिस्टिकली कैपेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और जो हमारे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमें मिल रहे हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं। इसका मतलब जो भी हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो इफेक्टिव है। इसके लिए जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। यहीं पे हमारे IETF के सारे क्लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस की बात करते हैं अब हम अंत में। सबसे पहले एडवांटेज यही है कि ये वर्ल्ड वाइड एक यूनिक स्टैंडर्ड बनाया गया है ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए। पूरी की पूरी दुनिया में जहां भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे वो एक जैसा ही होगा। एक फ़ायदा इसका ये हो गया। इसके बाद और ये एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है हमारे इम्प्रूवमेंट की और अंडरस्टैंड करने की कि क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है वर्ल्ड वाइड। एक कॉमन वे में हम समझ सकते हैं हर जगह, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है। और IETF को एक कॉमन QMS स्टैंडर्ड बनाने से ये फायदा है कि सेम तरह की प्रोसेस अप्रोच यूज होगी, भले हमारा कस्टमर कहीं भी हो पूरे दुनिया में, सप्लायर सब कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी हो, वो सेम अप्रोच को यूज करेंगे। इसके बाद जो एडवांटेज आती हैं, और अगर हमारी कंपनी ने कोई इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ले रखा है तो हमारी कंपनी की इमेज पॉजिटिव हो जाती है और हमारा लेवल जो होता है कॉम्पिटिटर्स में वो बढ़ता है। और साथ ही में हमने इंटरनेशनल लेवल का QMS स्टैंडर्ड ले रखा है तो उससे फिर हम अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में कहीं भी मार्केट कर सकते हैं। इसी के साथ ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे काम करने के तरीके को और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता है, और ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हमारी कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करता है। और इसी के साथ ही किसी भी डिफेक्ट के लिए अगर हमें करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं तो ये हमारी अप्रोच को सिंप्लीफाई करता है। QMS सभी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करता है, चाहे वो किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।
QMS हमें क्लियरिटी देता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं अपने मेजरेबल रिकॉर्ड्स के थ्रू और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के थ्रू। QMS हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेल मेंटेन्ड QMS है तो वो हमें मीजरेबल ट्रेंड्स और रिपोर्ट शो करेगा, जिससे कि हम अपनी करंट परफॉर्मेंस को जान सकते हैं और वो हमारी हेल्प करता है कि किस एरिया पे हमें हिट करना है, कहाँ पे हमें एक्शन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। QMS हमारी कॉस्ट कटिंग और वेस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। कुल मिला के जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारे QMS की। ऐसे ही बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, कुछ मेन एडवांटेजेस मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी IATF 16949 2016 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आई होप आपने इस वीडियो के दोनों पार्ट्स देखे होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए मेल पे तो अपनी ईमेल आईडी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।